हेलो फ्रेंड्स, आई एम भानी रामडाल। वेलकम इन ऑनलाइन एग्रीकल्चर ई प्लेटफॉर्म। स्टूडेंट, आज अपने बात करेंगे प्लांट न्यूट्रिएंट्स यानी पादप पोषक तत्वों के 230 महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर। 230 क्वेश्चन का पैकेज है ये, ठीक है। और देखो स्टूडेंट, अगर आपने ये ढंग से 230 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए तो आपका चाहे कोई सा भी एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्यों ना हो, चाहे वो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर है, चाहे वो डबलए है, चाहे वो टीजीटी है, चाहे वो पीजीटी है, चाहे वो आरएईओ है, चाहे एसएडीओ है, किसी भी एग्जाम में, और इवन अब तो बैंक एएफओ का जो मेंस का एग्जाम है वो भी आने वाला है, किसी भी एग्जाम में इन 230 क्वेश्चन से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा प्लांट न्यूट्रिएंट का। यह मेरा आपके साथ दावा है। लेकिन अपने को यहां पर यह चीज ध्यान में रखनी है कि जब हम ये क्वेश्चन डिस्कस करें तो उसके चारों ऑप्शन पर अपना डिस्कस होना बहुत जरूरी है। चारों ऑप्शन देखो, एक तो राइट है, वो तो आपको पता है, राइट वाला, ठीक है। नहीं पता है तो मैं बता दूंगा। बाकी जो तीन जो ऑप्शन बच गए वो कौन से क्वेश्चन के आंसर हो सकते थे या उनसे कौन सा क्वेश्चन बन सकता है। अगर इस एटीट्यूड से कोई स्टूडेंट कभी पढ़ता है तो उसके क्वेश्चन आगे गलत होने के चांसेस नहीं रहते हैं। उसका जो सेंस होता है पर्टिकुलर टॉपिक के लिए वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है और फिर सिक्स सेंस काम करता है, ठीक है, फिर सिक्स सेंस काम करता है। ये तो ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे 230 क्वेश्चन। ये किसी भी एग्रीकल्चर के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट उससे पहले देखो, बहुत सारे स्टूडेंट के फोन कॉल्स या मैसेज आते हैं, और खास करके जैसे मैं बात करूं राजस्थान में अभी कृषि प्रवेशक की भर्ती आने वाली है, आई नहीं, अभी ये नहीं बोल रहा, आगे आने वाली है। तो स्टूडेंट फोन करता है कि ये भर्ती कब तक आएगी, क्या अपडेट है। देखिए, सबसे पहला काम तो मैं बताता हूं, मेरा काम है स्टडी करवाना, ठीक है। मैं आपको टॉपिक क्लियर करवा रहा हूं। वैकेंसी निकालना है गवर्नमेंट का काम, ठीक है। जैसे ही अपने पास न्यूज आती है, ऑफिशियल न्यूज आती है, तो हम उसको शेयर कर लेते हैं। जैसे मैं बात करूं कि वैकेंसी आने वाली है, नियर फ्यूचर में आने वाली है, इस बात में कोई डाउट नहीं है, पद भी खाली है, लगभग 1000 के कुछ प्लस माइनस वैकेंसीज आएगी। बट इस बात की मैं श्योरिटी नहीं दे सकता जैसे लोग देते हैं। पहले यह सुना था इस अक्टूबर को पक्की वैकेंसी आ रही है, इस नवंबर को पक्की आ रही है, 15 दिसंबर को पक्की आ रही है, अब इस तारीख तक तो आ गई तो ठीक है, नहीं तो हल्ला बोल है ना। तो देखो, ये चीजें, आप मैच्योर स्टूडेंट है, आपको सोचना चाहिए कहां तक सही है या कहां तक गलत है, ठीक है। तो वैकेंसी नियर फ्यूचर में आने वाली है, नजदीकी समय में आने वाली है, उसके लिए मुझे किसी तरह की कोई डेडलाइन नहीं पता है। और अगर मुझे किसी तरह की कोई बात पता भी है, संभावित है भी इस तारीख को आने वाली है, उस तारीख को ना आ जाए तो मेरा स्टेटमेंट तो गलत हो गया। आपका जो भरोसा है मेरे लिए, वो भरोसा भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसलिए अपने ऐसी बात नहीं करते हैं। अब मैं आपके व्यू से बात करूं, आप स्टूडेंट है, मैं ये तो श्योर कर रहा हूं कि नियर फ्यूचर वैकेंसी आने वाली है और आप उसका प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप तैयारी करिए, तैयारी पे जोर लगाइए। इस बात पे ध्यान मत दीजिए कब वैकेंसी आने वाली है, क्या आने वाली है। आप देखो, किसी भी वैकेंसी के लिए अपीयर हैं, यानी किसी भी वैकेंसी के लिए एग्जाम देने की तैयारी कर रहे हैं आप, तो उसकी ऐसी तैयारी करो कि जीवन में एक ही बार तैयारी करनी पड़े, दोबारा उसकी तैयारी न करनी पड़े। ऐसा नहीं अगर वो 4 महीने बाद आई तो आज मैं पटवारी दे लेता हूं, आज मैं रिट दे लेता हूं, आज ये दे लेता हूं, आज वो दे लेता हूं, नहीं तो इतने में कोई और काम कर लेता हूं। अब बहुत सारे आप में से ऐसे स्टूडेंट भी होंगे जो पीछे 2-2 सुपरवाइजर के पेपर दे चुके हैं, अब तीसरे की तरफ जा रहे हैं, फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ। क्यों न उस पहली वैकेंसी में इस तरह का प्रिपरेशन करनी थी कि आपको दूसरा एग्जाम देने की जरूरत ही ना पड़े। और बाय चांस आपका पहली में सिलेक्शन नहीं हुआ तो पहले खुद के अंदर जो कमियां थी उसको फाउंड आउट करना चाहिए था। आपको कहां कमी रह गई थी, उस कमी को आपको क्या करना चाहिए था, निकालना चाहिए था। नहीं कि इस बात पे ज्यादा डिस्कस करना चाहिए था, इस तारीख को वैकेंसी आई, नहीं आई तो क्या करें, ये करें वो करें। अरे आप तो तैयारी करिए, आप एक ही बार तैयारी करिए और ऐसी तैयारी करें कि मैं विश करूं कि आपका सिलेक्शन पक्का और कभी आपको दोबारा वो एग्जाम न देना पड़े, उसे ऊपर वाला ही दो। आप कभी प्रमोशन की तरफ जाओ, डिमोशन की तरफ न जाना पड़े कभी ना कभी, ठीक है। तो आप स्टूडेंट है, आप देखो नियर फ्यूचर में वैकेंसी जरूर आएगी, अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए, अपनी जो प्रिपरेशन है वो जारी रखिए। अफवाहों में ध्यान न दे, किसी की भी मतलब तारीख के दबाव में मत आइए। आप अपना जो नॉलेज है वो बेहतरीन करिए। तारीख 2 महीने बाद आती है पेपर की तो भी आपको दिक्कत नहीं होगी फिर, और 6 महीने बाद आती है तो भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप हर टाइम के लिए रेडी रहने वाले हैं। तो इस चीज पर आपको विचार करना होता है। आप तो इधर उधर की चीजों में उलझ जाते हैं। दिन में कम से कम 100 से ऊपर की इंक्वायरी मैसेज पे आती है, सर सुपरवाइजर की वैकेंसी कब है,
और कुछ तो मेरी जैसे समझदार भी होते हैं, सर आपका ऑनलाइन कोर्स लेना है, हाँ जी ठीक है ले लो, आपके यहाँ ऑफलाइन कोचिंग करनी है जी कर लो, सर पहले ये बताओ वैकेंसी कब आएगी। एक ही आदमी 4-4 बार अलग अलग तरीके से बात करता है, भी वो वैकेंसी की श्योरिटी, अरे मेरे को निकालनी होती तो मैं तो आज अभी निकाल दूं, भी अगर मेरे को वैकेंसी निकालनी है तो मैं तो आज का अभी निकाल दूं। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आप स्टूडेंट है, आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए। अगर आपका अच्छा प्रिपरेशन होगा, कभी भी वैकेंसी आ जाए आपको उसका एक ही बार एग्जाम देना है। अगर मान लो आपका एग्जाम अप्रैल में होता है, मई में होता है, तो क्या आज आप तैयारी नहीं करेंगे? कब करेंगे? 2 महीने पहले स्टार्ट करेंगे, फिर तो सारे ही कर देंगे, है ना। तो पहले से ही प्रिपेयर रखो ना अपना माइंड। जो भी आप 4 घंटे 6 घंटे आपकी रूटीन की स्टडी है उसको कंटिन्यू रखो, तब तक रखो जब तक एग्जाम नहीं होता। भाई आजकल क्या है, बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है, आपको प्रिपरेशन अच्छे लेवल की रखनी होती है, आपको एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करना होता है। और सही मायने में पॉजिटिव एटीट्यूड या कॉन्फिडेंस तभी आता है जब अपने पल्ले कुछ होता है, अपने दिमाग में कुछ नॉलेज होता है। और नॉलेज पढ़ने से आएगा, तारीखों से नहीं आने वाला है। नॉलेज तारीखों से नहीं आने वाला। तो मेरे जो भी छोटे बड़े भाई बंधु जो भी है, दोस्त लोग जो भी है, उन सबको मेरी यही एडवाइस है, नियर फ्यूचर वैकेंसी आएगी, आप अपनी शानदार प्रिपरेशन रखिए, आप अपनी जोरदार तैयारी रखिए, और उस एग्जाम को देने के बाद आपको एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का एग्जाम दोबारा भविष्य में न देना पड़े। इस तरह का प्रिपरेशन रखें, ठीक है। देखो अब मैं थोड़ा सा, हमेशा क्वेश्चन ही सॉल्व करवाते हैं, लेक्चर ही लेते हैं, बट अब एक इंफॉर्मेशन की अपने बात कर लेते हैं। हमारा जो ऑफलाइन संस्थान है वो जोबनेर कोचिंग श्री गंगानगर, कोचिंग संस्थान का नाम जोबनेर है, जोबनेर लोकेशन नहीं है, लोकेशन है श्री गंगानगर राजस्थान। यहां पर ऑफलाइन क्लासेस चलती है और www.onlineagriculture.org ये हमारा वेबसाइट है जिस पर हम ऑनलाइन कोर्स प्रोवाइड करवाते हैं। और सेम ऑनलाइन एग्रीकल्चर के नाम से ही आप गूगल प्ले स्टोर से हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। ऑफलाइन के लिए आप जोबनेर कोचिंग श्री गंगानगर से कोचिंग ले सकते हैं और www.onlineagriculture.org वेबसाइट से अपनी तैयारी कर सकते हैं, या फिर आप मोबाइल यूजर है तो ऑनलाइन एग्रीकल्चर जो गूगल प्ले स्टोर है उससे डाउनलोड करके और उस पर अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं। हमारा जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का कोर्स है उसकी जो कीमत है वो 6,000 रुपए है, जिसमें आपको वीडियो लेक्चर भी मिलते हैं, जिसमें आपको पीडीएफ मिलेंगे, जिसमें टेस्ट भी मिलेंगे, जिसमें क्विज भी मिलेंगे, और 15 जनवरी के बाद उसमें 7,000 ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है वो भी अपडेट हो जाएंगे। 7,000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो आपको दिए जाएंगे। इसके साथ साथ आपको हार्ड कॉपी आपके एड्रेस पे प्रोवाइड करवाई जाती है। अब बहुत सारे स्टूडेंट का ये भी मैसेज आता है कि दीपावली पे कोई ऑफर नहीं दिया, या न्यू ईयर पे कोई ऑफर आने वाला है, या मकर संक्रांति पे, लोहड़ी पे कोई ऑफर आने वाला है। कोई ऑफर नहीं है, ठीक है। ये प्राइस 6,000 ही था, हमेशा ही 6,000 रहना है। अगर एग्जाम का कोई महीना बचता है, 1.5 महीना बचता है, तब हमारा प्राइस क्या होता है, कम होता है। ये बचा ही महीना है, उससे पहले कोई प्राइस कम नहीं होने वाला। ये प्राइस 6 का 6 जारी रहने वाला है, जिसमें आपको पूरे के पूरे वीडियो लेक्चर, पूरे का पूरा पीडीएफ, हार्ड कॉपी आपके एड्रेस पे जाएगी। उसके अलावा टेस्ट क्विज भी मिलेंगे और 7,000 आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी मिलेंगे। कुछ क्वेश्चन के सैंपल आज आप देख लेना, किस तरह के क्वेश्चन हम जनरली करवाते हैं, ठीक है। ये चीज रहने वाली है यहां पर, ठीक है। इसमें किसी तरह का कोई न्यू ईयर पे भी ऑफर नहीं है, आने वाले समय में भी कोई ऑफर नहीं है। इसका रीजन क्या होता है, आज कोई स्टूडेंट कोर्स खरीदता है हमारा 6,000 का, और 4 दिन बाद हम उसको 4,000 देते हैं, तो उसके वो 2,000 रुपए बड़े दर्द करते हैं बच्चे के, है ना। मैं होता तो मेरे भी करते। इसलिए हम ऑफर में भरोसा नहीं करते हैं। कंटेंट में कितना दम है वो आप देख सकते हैं। चाहे मैं YouTube पे आपकी 10 क्वेश्चन की क्लास लेता हूं, आप देख लीजिए उस क्वेश्चन में क्वालिटी है या उस पढ़ाने के लेक्चर में कुछ दम है। हालांकि हमारी और भी टीम लेक्चर तो लेती है, बट YouTube पे जनरली मेरे ही लेक्चर आप देखते हो। तो अगर उसमें आपको लगता है कि ये बेटर है, अगर आपको ये लगता है कि बेटर है, तब आपको इस कोर्स की तरफ जाना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि बाकी जो ऐप वाले ऑफर भी देते हैं, उनके कोर्स 1,000 रुपए के भी होते हैं, 1,500 रुपए के भी होते हैं। तो सबका अपना अपना है, कौन कितने पैसे में सेटिस्फाई है, कोर्स किसको क्या लगता है कि हमारी सर्विस का चार्ज ये होता है। हमें ये लगता है कि हम जो एफर्ट कर रहे हैं, जो हमारी सर्विस है, उसका चार्ज 6,000 ही रहेगा, ठीक है। इसे हम नहीं कम कर सकते।
अब मैटर कैसा है वो आप बात कर सकते हैं, और ये भी सोच सकते हैं 1000 और 6000 में बहुत बड़ा अंतर है, फिर भी हम 6000 ही प्राइस रखते हैं। पिछले आपने 6 महीनों से आपने विजिट किया है तो आपने देखा होगा प्राइस 6000 का 6000 ही पड़ा, इसमें कोई बदलाव नहीं है। क्यों? क्योंकि हम 6000 के साथ सेटिस्फाई है और जो स्टूडेंट इस कोर्स को परचेज कर रहे हैं वो भी सेटिस्फाई है। तो अगर आप इस कोर्स को परचेज करना चाहते हैं तो प्राइस 6 का 6 ही रहना। यहां इतना डिफरेंस क्यों है बताने की जरूरत नहीं है, आप अपने आप जज कर सकते हैं। कुछ डिफरेंस होगा तभी तो इतना प्राइस हमने कर रखा है, अदरवाइज हम इतना प्राइस क्यों करते? तो अब देखो, आज वैसे तो मेरा जो मेन मकसद है लेक्चर का वो तो यही है कि मैं आपको प्लांट न्यूट्रिएंट के जो क्वेश्चन है वो करवाऊं, बट जो आपके कुछ डाउट्स रहते हैं तो हो सकता है मेरे इस वीडियो से आपके क्लियर हो जाए, ताकि आपको दोबारा मेरे को इन चीजों के लिए फोन न कॉल न करना पड़े या मैसेज न करना पड़े कि वैकेंसी कब आएगी। जरूर आएगी, नियर फ्यूचर में आएगी, बट आप अपनी प्रिपरेशन रखें। जब भी आए आप अपनी तरफ से क्या होने चाहिए, तैयार। आपके हथियार तीखे होने चाहिए, आप युद्ध जीत के आने चाहिए, बस बात खत्म। इतना अपना माइंड सेट करके रखिए। दूसरा मैंने आपको बता दिया, ऑफलाइन के लिए हमारा संस्थान श्री गंगानगर में है और ऑनलाइन वेबसाइट भी है और एप्लीकेशन भी है। आप चाहे मोबाइल यूजर है, चाहे लैपटॉप यूजर है, चाहे कंप्यूटर यूजर है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप अगर मोबाइल लैपटॉप यूजर है तो वेबसाइट से आप अपना ऑनलाइन स्टडी कर सकते हैं, मोबाइल यूजर है तो ऑनलाइन एग्रीकल्चर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। तो कृषि प्रवेशक को लेकर जो अभी मेरा अपडेट था बस वो इतना ही है। हाँ, जब कोई ऑफिशियल न्यूज आएगी मेरे पास आएगी, उससे ज्यादा तेज तो आपके पास आ जाती है, क्योंकि आपको ज्यादा जरूरत है, आप स्टूडेंट है। हालांकि जब मेरे पास न्यूज आएगी तो मैं शेयर करूंगा भी, हाँ सुपरवाइजर के इतने पद आ गए, इसके फॉर्म इतने टाइम को भरे जाएंगे और इसका ये एग्जाम की टेंटेड डेट है, तो वो तो सबके पास आएगी इंफॉर्मेशन। अपने पास एक ऑफिशियल पीडीएफ होगी, हम उसको शेयर करेंगे। मैं अपने दिमाग से कोई तारीख पकाकर आपको नहीं बता सकता, क्योंकि मुझे इतने कोर्स नहीं बेचने हैं कि मैं आप पे एक प्रेशर क्रिएट करूं और आप 1 2 दिन 4 दिन में फटाफट कोर्स खरीदें या किताबें खरीदें या नोट्स खरीदें। ये सेटिस्फैक्टरी काम चल रहा है, अच्छा चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, तो किसी तरह का प्रेशर में न आइए। एक अच्छे माइंड से, अच्छे माइंडसेट से आप अपनी तैयारी कीजिए, ठीक है। चलो अब अपने क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चंस की तरफ तो अपने को चलना ही है, ठीक है। आज का जो लेक्चर था वो मैंने आपको बताया कि कृषि प्रवेश के स्टूडेंट के लिए, क्योंकि उनकी इंक्वायरीज बहुत थी, ठीक है। उसके अलावा जो हमारा ऐप है, वेबसाइट है, उस पर जेट, ICR, BHU, प्री-PG, AFO, FCI, TGT, PGT, RAO, SDO, JRF, NET, ARO, NSC और भी एग्रीकल्चर का कोई भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो सबका प्रिपरेशन करवाया जाता है। एग्रीकल्चर के कोर्सेज के एक मामले में ये इंडिया का सबसे बड़ा ई प्लेटफॉर्म है और दिन प्रतिदिन बहुत तेजी से ग्रो भी कर रहा है, ठीक है। तो आप अगर विजिट करना चाहते हैं वेबसाइट के थ्रू, तो वेबसाइट मैंने आपको बता ही दिया था। उसके अलावा आप मोबाइल यूजर है तो आप अपने गूगल प्ले स्टोर से इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। हाँ, इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, एग्रीकल्चर सक्सेस, इसके ऑलरेडी एग्रीकल्चर सक्सेस जो बुक है उसके 3 एडिशन ऑलरेडी हो चुके हैं और अब जो नियर नजदीकी जो भर्तियां आ रही है उसके लिए अभी अभी जो 4th एडिशन है वो पब्लिश हुआ है। इसका जो 4th एडिशन है बिल्कुल नवीन संस्करण है। जब भी आप कहीं से भी परचेज करते हैं तो इसके फोटो देख लो। ये जो कलर की बुक है, ये जो फोटो वाली बुक है वो ही अपना 4th एडिशन है, जिसपे बिल्कुल अपडेट डेटा है, बिल्कुल अपडेट डेटा है। आप पीछे का पेपर उठा लेना और इस बुक में या इससे पहले वाले जो ऑडिशन थे उनसे आप मैच कर लेना। एक भी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का क्वेश्चन इस बुक से बाहर नहीं गया हुआ है, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं गया हुआ है। और अब ये जो बुक है आपके लोकल स्टोर पर या तो अवेलेबल हो चुकी है या फिर 1 जनवरी के बाद राजस्थान की हर सिटी, हर टाउन की हर बुक स्टोर पर आपको ये बुक मिलेगी। हर बुक स्टोर पर आपको बुक मिलेगी। मान लो किसी जगह अवेलेबल नहीं होती है तो आप इसको ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। ये बुक ICR से रिलेटेड कोई एग्जाम है या TGT, PGT, RAO, SDO या फिर एग्रीकल्चर सुपरवाइजर है, सबके लिए यूजफुल है ये। अगर आप इसका कंटेंट देखना चाहते हैं कि इसमें कंटेंट क्या क्या है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया है, आप उससे PDF डाउनलोड कर लीजिए। सिर्फ कंटेंट की PDF है, बुक की PDF नहीं है। बहुत बार स्टूडेंट के ऐसे भी मैसेज आते हैं, सर PDF मैसेज कर दीजिए।
है ना, पीडीएफ बुक का आप सेंड कर दीजिए, सॉरी है ना, पीडीएफ नहीं पॉसिबल हो सकता है ना, हम इसमें मेहनत करते हैं, फिर हम नहीं चाहते कि हमारी जो सॉफ्ट कॉपी है वो बिल्कुल मतलब बिना किसी महत्व के ही लोगों में बंट जाए, सिर्फ हार्ड कॉपी अवेलेबल है, हमारी तरफ से हार्ड कॉपी है। तो आप अपने लोकल बुक स्टोर से इसको परचेज कर सकते हैं, हमारे से भी मंगवा सकते हैं, ठीक है, और उसके अलावा आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। बट ये बुक अभी अभी पब्लिश हुई है, इसलिए देखो इसका जो प्राइस है वो 550 रुपए का प्राइस है, ठीक है। अगर आप हमारे से परचेज करते हैं तो विद पोस्ट चार्ज जो है वो 450 रुपए है, विद पोस्ट चार्ज है वो कितना है, 450 रुपए का है, और ये 450 रुपए का चार्ज है वो 1 जनवरी तक है। उसके बाद अगर आप हमारे से मंगवाते हैं तो 450 प्लस पोस्ट चार्ज लगेगा। तो ये इतना ही ऑफर हम प्रोवाइड करवा सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं करवा सकते हैं। अगर आप आज ही परचेज करना चाहते हैं 1 जनवरी तक तो आपको ये 450 में मिलेगी, और उसके बाद हमारे से परचेज करते हैं तो 450 प्लस डिलीवरी चार्ज भी लगेगा। अगर आप बुक मंगवाने के इच्छुक हैं तो आप मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर है 9511593126। इन पर व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको बुक कैसे मंगवानी है उसकी पूरी इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी। वैसे जनरली क्या है कि आपको एडवांस पेमेंट जमा करवा के स्क्रीनशॉट और एड्रेस भेजना होता है, आपकी जो बुक है वो पोस्ट हो जाती है और उसकी स्लिप है वो आपके व्हाट्सएप पर दे दी जाती है, आप उसको ट्रैक कर सकते हैं। और जो हम डिलीवरी का सिस्टम रखते हैं वो इंडियन पोस्ट के थ्रू, यानी जो सरकारी जो अपनी पोस्ट है उसके थ्रू ही आता है, उसके थ्रू ही ये आपके पास पहुंचती है, ठीक है। कोई प्राइवेट कोरियर वगैरह नहीं आता, पेमेंट आपको एडवांस करनी होती है। अगर हमारे से मंगवाना चाहते हैं तो 450 रुपी चार्ज है, और अगर आपके लोकल में है तो वैसे तो इसका जो एमआरपी है 550 है। अब लोकल बुक डिपूज वाले हैं वो कितने में देते हैं वो उनके लिए, उनके हिसाब से वो अपना प्राइस करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन थी, साझा करनी थी, कुछ हमारी मार्केटिंग थी और कुछ आपके एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के एग्जाम के लिए थी ना। तो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का एग्जाम जरूर होगा, वैकेंसी आने वाली है, अच्छी तैयारी करिए और इसके लिए हमारी तरफ से बेस्ट विशेष है। अब देखो हमें बात करनी थी प्लांट न्यूट्रिएंट के 230 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो अब देखो क्वेश्चन ज्यादा कवर करने हैं, इसलिए मैंने यहां पर पीपीटी यूज नहीं किया। हमेशा मैं पीपीटी यूज करता हूं जिसमें बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन देने की अपने कोशिश करते हैं, ताकि एक बार क्वेश्चन पढ़ ले तो वो दोबारा कभी आपका पढ़ने की जरूरत न पड़े और कभी गलत होने के चांसेस भी ना रहे। फिर भी अपने ज्यादा क्वेश्चन कवर करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट कहते भी है सर आप क्वेश्चन कम कवर करते हो। जी आदत ही ऐसी है ना, भी हम चाहते हैं कि जो एक बार पढ़ लेते हो उसको दोबारा पढ़ने की जरूरत न पड़े, लेकिन आप बार बार एग्जाम देना के इच्छुक होते हो तो आप शॉर्ट में चलते हो। शॉर्ट किसी चीज का कोई भी समाधान नहीं है। अच्छी तैयारी कीजिए, पहले थ्योरेटिकल पढ़िए, फिर ऑब्जेक्टिव पढ़िए, फिर देखिए आपका सिलेक्शन क्यों नहीं होता। आप तो उठाते ही पहले ऑब्जेक्टिव है ना, भी हमें तो ऐसा मटेरियल मिल जाए कि जिसमें हमें 100 लाइन पढ़ने से 10 क्वेश्चन मिले, टोटल 1000 लाइनें पढ़े और अपने 100 क्वेश्चन मिल जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं होता, इसी सिर्फ गोलियां हो सकती है, ठीक है। तो पहला अपना क्वेश्चन है आवश्यक पोषक तत्वों की अवधारणा दी थी। सिंपल क्वेश्चन से, क्वेश्चन अपने कोई सा नहीं छोड़ेंगे, ठीक है, चाहे वो सिंपल है चाहे टफ है। आवश्यक पोषक तत्वों की अवधारणा किसने दी थी? ए ऑप्शन है आर्नोन और स्टाउट ने, बी ऑप्शन है आर्नोन ने, सी ऑप्शन है लीबेग ने, और डी ऑप्शन है पीटरसन ने। तो देखो आवश्यक पोषक तत्वों की जो अवधारणा है वो आर्नोन और स्टाउट ने 1939 में दी थी, 1939 में दी थी, ठीक है, आर्नोन और स्टाउट ने। राइट आंसर इसका ए ऑप्शन ही होगा आपका। इस थ्योरी को जो रिवाइज किया था वो आर्नोन ने 1954 में किया था, रिवाइज किया था। पहली बार तो किसने दी है? आर्नोन और स्टाउट ने, और वही मानी जाएगी। जो थ्योरी दे चुका है वही मानी जाएगी। पहले जो फोन खोजा था वो ग्राहम बेल ने खोजा था, उसके बाद बहुत तगड़े तगड़े फोन आ गए, उसके बाद मोबाइल फोन आ गए, लेकिन आज भी हम यही पढ़ते हैं कि जो फोन है उसकी खोज किसने की थी? ग्राहम बेल ने। तो वैसे ही हम बात करते हैं जो थ्योरी है वो किसने दी थी? आवश्यक पोषक तत्वों की अवधारणा, वो आर्नोन और स्टाउट ने 1939 में। अगर आपसे पूछ ले कि इसको रिवाइज किसने किया था तो अकेले आर्नोन ने किया था, और कौन से सन में किया था? 1954 में किया था। अब अपने चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, सेकंड नंबर क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है निम्न में से आवश्यक पोषक तत्वों के लिए गलत कथन है। भी ये जो कथन दिए हुए हैं इनमें से 3 कथन तो ठीक है, एक कथन है वो गलत है। कौन सा कथन गलत है? ए ऑप्शन है यदि किसी तत्व की कमी हो जाती है तो उसके बिना पौधा अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर सकता।
यह बात तो आवश्यक पोषक तत्वों के लिए 100% सही है। बी, आवश्यक पोषक तत्व एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स वो होता है अगर जिसकी कमी हो जाती है तो पौधा अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर सकता। इस तत्व की कमी की पूर्ति दूसरे तत्वों के द्वारा की जा सकती है। तीसरा है, यह तत्व पौधे की उपापचय क्रियाओं में भाग लेता है तथा एंजाइमों की क्रियाशीलता को नियंत्रित करता है। डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। देखो पहली लाइन तो मैंने बोली बिल्कुल सही है, दूसरी लाइन सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि अगर आवश्यक पोषक तत्व है तो उसकी कमी उसी के द्वारा पूरी कर सकते हैं, दूसरे के द्वारा पूरी नहीं कर सकते। ये आर्नो ने 1954 में बोला था आवश्यक पोषक तत्वों के लिए। तो ये दूसरा कथन है वो गलत है। तीसरा जो है, यह तत्व पौधों की उपापचय क्रियाओं में भाग लेता है। आवश्यक पोषक तत्व पौधों की उपापचय क्रियाओं में, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं और एंजाइम सक्रियकरण का काम करते हैं। ये तो सही है। इसका मतलब स्टेटमेंट गलत कौन सा है? बी ऑप्शन है, ये स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट गलत है और क्वेश्चन क्या था? गलत स्टेटमेंट ही ढूंढना है अपने को। गलत स्टेटमेंट ढूंढना है तो यहां पर गलत स्टेटमेंट हमने ढूंढ लिया, यानी बी ऑप्शन जो है वो यहां पर हमारा राइट आंसर होगा। आंसर राइट बी होगा क्योंकि गलत स्टेटमेंट ढूंढना था और हमने गलत स्टेटमेंट ये ढूंढ दिया है। ठीक है, नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन है, आवश्यक पोषक तत्वों की संख्या होती है। देखो जिस समय आर्नोन ने थ्योरी रिवाइज की थी उस समय आवश्यक पोषक तत्व कितने थे और बाद में कितने हो गए, दोनों ही मैं बता दूंगा। बट ऑप्शन है 16, बी ऑप्शन 17, सी ऑप्शन 18 और डी ऑप्शन 21। वर्तमान में जो आवश्यक पोषक तत्व है उनकी संख्या है 17, यानी बी ऑप्शन राइट है आपका। कौन सा ऑप्शन राइट है? बी ऑप्शन राइट है। आर्नो ने जब आवश्यक पोषक तत्वों की जो अवधारणा है उसको रिवाइज किया, पुनः पेश किया, तब 16 बताए थे। 17वां आवश्यक पोषक तत्व आया निकिल। कौन सा आया? निकिल, जो कब जुड़ा था आवश्यक पोषक तत्व की श्रेणी में? 2010 के अंदर जुड़ा था। ठीक है, नेक्स्ट है क्रियात्मक पोषक तत्वों की संख्या है। क्रियात्मक पोषक तत्वों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है 16, बी ऑप्शन है 17, सी ऑप्शन है 18 और डी ऑप्शन है 21। अभी एक बार राइट आंसर बताता हूं, उसके बाद एक्सप्लेन करूंगा अगले क्वेश्चन के बाद। देखो क्रियात्मक पोषक तत्वों की संख्या है 21, डी ऑप्शन राइट है यहां पे। क्रियात्मक पोषक तत्वों की संख्या कितनी होती है? 21। अगला क्वेश्चन है, लाभदायक पोषक तत्वों की संख्या होती है। एक होते हैं आवश्यक, जिसके बगैर पौधा जीवन चक्र पूरा ही नहीं कर सकता। एक होते हैं लाभदायक, है तो भी पौधा जीवन पूरा करेगा, नहीं है तो भी करेगा, बट है तो कुछ ना कुछ फायदा जरूर देके जाएंगे। ये या तो गुणवत्ता में देके जाएंगे या उत्पादन में देके जाएंगे, तो उनको लाभदायक बोलते हैं। इनकी संख्या कितनी है? 3, 4, 8 और 17। इनकी संख्या होती है 4। कितनी होती है? 4, यानी बी ऑप्शन राइट है। यहां पे बी ऑप्शन जो है वो आपका राइट है। इसमें कौन कौन से? यहां पे कोबाल्ट है, सोडियम है, वेनेडियम है, ठीक है, और उसके अलावा सिलिका है। ये 4 लाभदायक पोषक तत्वों की श्रेणी में रखे गए हैं। वैसे जो यूएसडी है ना, वो तो अभी पता है कितने पढ़ रहे हैं आपको? वो लगभग 11 लाभदायक पोषक तत्व पढ़ रहे हैं, बट हमारी किताबों के हिसाब से हम कितने मान के चलते हैं? 4 ही चलते हैं। तो ये लाभदायक है। हमने आवश्यक कितने बोले? 17। लाभदायक कितने बोले? 4। आवश्यक ये पौधे में जाके कोई क्रिया करते हैं तभी तो आवश्यक है। ये 4 तभी तो लाभ पहुंचाते हैं जब पौधे में जाके कोई क्रिया करते हैं। तो क्रियात्मक पोषक तत्वों की संख्या कितनी हो गई? 21। क्रियात्मक पोषक तत्व क्या होते हैं? लाभदायक प्लस आवश्यक या आवश्यक प्लस लाभदायक, उनको अपने क्या बोलते हैं? क्रियात्मक। तो क्रियात्मक पोषक तत्वों की संख्या कितनी हो गई? यहां पर 21 हो गई। ठीक है, नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन है, संरचनात्मक पोषक तत्वों की संख्या होती है। ए ऑप्शन 3, बी ऑप्शन 4, सी ऑप्शन 8 और डी ऑप्शन 17। संरचनात्मक है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, तो संख्या कितनी हुई? 3। राइट आंसर कौन सा हुआ? ए ऑप्शन आपका राइट हुआ। ठीक है, नेक्स्ट अपने चले 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन है, प्राथमिक पोषक तत्वों की संख्या होती है। हम पोषक तत्वों को कौन कौन सी श्रेणी में बांटते हैं? संरचनात्मक, उसके बाद वृहद, उसके बाद सूक्ष्म। ये किस में आते हैं? सब आवश्यक में आते हैं। ठीक है, उसके बाद एक हम बोलते हैं लाभदायक, है ना? लाभदायक अभी मैंने आपको बताया था। ये जो वृहद होते हैं फिर हम इनको 2 श्रेणियों में बांट देते हैं। एक किसमें? प्राथमिक, और दूसरा किसमें बांट देते हैं? द्वितीयक में बांट देते हैं। तो यहां प्राथमिक की संख्या पूछी है। प्राथमिक जो पौधे के लिए सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, और कोई भी फसल पढ़ते हो आप सिर्फ उनके ही एप्लीकेशन यानी उनको ही देने की बात करते हैं। तो प्राथमिक पोषक तत्वों की संख्या ये है, एनपीके है। तो कितनी संख्या होगी? 3। तो राइट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन राइट होगा। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। यहां पर
प्राथमिक पोषक तत्वों की संख्या 3। अगर आपसे पूछ ले द्वितीय पोषक तत्वों की संख्या, हमने यहां पूछ ही रखा है, तो द्वितीय पोषक तत्वों की संख्या कितनी होगी? द्वितीय कितने होते हैं? कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, ये भी 3 होते हैं। तो 8वें का भी राइट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन राइट होगा। द्वितीय पोषक तत्वों की संख्या कितनी है? 3 है। ठीक है, तो ये यहां पर प्राथमिक भी 3 है, द्वितीयक भी 3 है, तो ये दोनों मिलकर वृहद है। वृहद कितने हो गए? 6। वृहद पोषक तत्व कितने हो गए आपके? 6। संरचनात्मक पीछे पढ़ चुके हो, कितने हो गए? 6 और संरचनात्मक 3, टोटल कितने हो चुके हैं अभी? 9। नेक्स्ट पूछ लिया आपसे सूक्ष्म पोषक तत्वों की संख्या, संरचनात्मक 3, वृहद कितने? 6। वृहद में 3 प्राथमिक और 3 द्वितीयक। अब पूछे हैं सूक्ष्म, सूक्ष्म की संख्या होती है 8। ये टोटल आवश्यक पोषक तत्व कितने हो गए? 17। तो यहां सूक्ष्म पोषक तत्वों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। तो 9वां जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर कौन सा होगा? सी ऑप्शन आपका राइट होगा। यानी जो सूक्ष्म पोषक तत्व है उनकी संख्या कितनी होती है? 8 होती है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अपने बढ़े। निम्न में से गलत कथन चुनना है आपको, है ना भी। यहां पर 4 स्टेटमेंट है आपके सामने, इनमें से एक गलत है, बाकी 3 सही है। पहला ये कहता है संरचनात्मक पोषक तत्व, संरचनात्मक को अपने फ्रेमवर्क न्यूट्रिएंट या स्ट्रक्चरल न्यूट्रिएंट्स भी बोलते हैं। ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन अभी बताया था, इसका मतलब ये तो सही है। वृहद पोषक तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, सल्फर, मैग्नीशियम, कैल्शियम, यहां तक तो ठीक आ रहा है सब, ये मामला गड़बड़ा रहा है। तो ये स्टेटमेंट ही गलत हो गया ना, क्योंकि मैंने वृहद अभी आपको 6 बताया था, वहां से ही क्लियर हो जाता आपके। ये स्टेटमेंट हमने एक तो गलत ढूंढ लिया, और देखते कोई गलत तो नहीं है। प्राथमिक पोषक तत्व या मुख्य पोषक तत्व या प्राइमरी न्यूट्रिएंट एनपीके अभी बताया था, यह भी ठीक है। द्वितीयक पोषक तत्व यानी गौण पोषक तत्व या सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर, यह भी ठीक है, अभी बताया था। ये 3 स्टेटमेंट तो ठीक है, हमें गलत स्टेटमेंट वाला ऑप्शन ढूंढना था और गलत स्टेटमेंट वाला ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा है? क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा है? बी ऑप्शन राइट है, यानी बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट चलें अपने 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से गलत कथन चुनना है। ये गलत कथन चुनना, सही कथन चुनना बहुत शानदार क्वेश्चन होते हैं। एक क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें क्लियर होती है आपकी, और आजकल स्टेटमेंट के क्वेश्चन का प्रचलन चल पड़ा है, इनके लिए तैयार रहना तुम लोग। तो ए ऑप्शन है अपना सूक्ष्म पोषक तत्व, माइक्रो न्यूट्रिएंट या ट्रेस एलिमेंट्स, आयरन, जिंक, कॉपर, मैग्नीज, मोलिब्डेनम, बोरॉन, निकल, क्रोलिन। मेरे को तो सारे सूक्ष्म ही लग रहे हैं, ये तो स्टेटमेंट ठीक है। अति सूक्ष्म पोषक तत्व, अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रिएंट, मोलिब्डेनम, कोबाल्ट, ये भी ठीक है। ये अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या है? अति सूक्ष्म पोषक तत्व, आगे क्वेश्चन आएंगे इसके, तब बात कर लेंगे अपने, बट ये सही है। तीसरा लाभदायक पोषक तत्व, बेनिफिशियल प्लांट न्यूट्रिएंट, सोडियम, वेनेडियम, सिलिका, कोबाल्ट, ये भी लाइन ठीक है। उपरोक्त में निम्न में से कोई नहीं, हां जी ये ठीक है, निम्न में से कोई सा भी स्टेटमेंट है वो गलत नहीं है। निम्न में से कोई सा भी स्टेटमेंट गलत नहीं है, सारे के सारे सही है। तो हम इसका राइट आंसर क्या करेंगे? द। इन्होंने पूछा गलत कौन सा है? डी ऑप्शन है, गलत कोई सा नहीं है। वास्तव में तीनों सही है, ऊपर वाले कोई सा गलत नहीं है। ढूंढना कौन सा था अपने को? गलत ढूंढना था। तो यहां पे राइट आंसर कौन सा होगा? डी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट है 12 नंबर क्वेश्चन, ऐसे पोषक तत्व जो पौधे में 1 ppm से भी कम पाए जाते उन्हें कहते हैं। देखो जिनकी पौधे के शुष्क भार के अनुसार, यानी पौधे का कार्बन का भार या राख का भार, उसको शुष्क भार कहते हैं। अगर उस शुष्क पौधे के शुष्क भार के अनुसार किसी पोषक तत्व की सांद्रता 1000 ppm से ज्यादा होती है तो मैक्रो न्यूट्रिएंट है, यानी वृहद पोषक तत्व है। और 1000 ppm से कम होती है तो वो सूक्ष्म पोषक तत्व है, यानी ट्रेस एलिमेंट है, यानी माइक्रो न्यूट्रिएंट है। लेकिन यहां तो इन्होंने 1 ppm से भी कम मात्रा पूछ ली है, बहुत कम मात्रा है 1 ppm से, बहुत, यानी ये तो बहुत कम मात्रा है। यानी पौधे के शुष्क भार में अगर मात्रा 1 ppm से कम है तो उसे कौन सा पोषक तत्व बोलेंगे? वृहद पोषक तत्व नहीं बोलेंगे, 1000 ppm से ऊपर वाला होता है। सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं बोलेंगे, 1000 ppm से नीचे वाला होता है। अति सूक्ष्म पोषक तत्व या उपरोक्त सभी। तो अब तो आप इसका आंसर तलाश चुके होंगे। अति सूक्ष्म पोषक तत्व बोलते हैं जिसकी पौधे के शुष्क भार के अनुसार सांद्रता 1 ppm से कम होती है ना, तो उसको अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रिएंट या अति सूक्ष्म पोषक तत्व बोला जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन यानी सी राइट है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चलें, अपने 13 नंबर क्वेश्चन देखिए। 13 नंबर क्वेश्चन है, ऐसे पोषक तत्व जो पौधे में 1 मिलीग्राम प्रति ग्राम से अधिक शुष्क भार के अनुसार पाए जाते हैं। यानी पौधे का जो शुष्क भार है वो है 1 ग्राम, ठीक है,
और इस 1 ग्राम में जो पोषक तत्व है उसकी मात्रा 1 मिलीग्राम से भी ज्यादा है, 1 मिलीग्राम से ज्यादा। 1 ग्राम में 1000 ग्राम होता है। ऐसे पोषक तत्वों को क्या कहते हैं? ए ऑप्शन है वृहद पोषक तत्व, बी ऑप्शन है सूक्ष्म पोषक तत्व, सी ऑप्शन है अति सूक्ष्म पोषक तत्व, डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। अब एक चीज ध्यान रखना, अगर किसी पौधे के शुष्क भार के अनुसार मात्रा 1000 ppm से ज्यादा है तो वो वृहद है, 1000 से कम है तो वो सूक्ष्म है। ठीक है, अगर ये तो ppm में मैं प्रतिशत में बोल दूं, अगर किसी पोषक तत्वों की मात्रा पौधे के शुष्क भार के अनुसार 0.1% से ज्यादा है, प्रतिशत में 0.1% या 1000 ppm एक ही बात है। 0.1% या 1000 ppm एक ही बात है। अगर 0.1% से ज्यादा है तो वो वृहद है और 0.1% से कम है तो वो कौन सा है? सूक्ष्म है। यानी 1000 ppm बराबर 0.1% होता है। कैसे कैलकुलेट करते हैं? वैसे मैंने पहले भी आपको बता रखा है कुछ क्विज के अंदर, ज्यादा डिटेल में तो नहीं जाऊंगा, बट अगर आप ppm को प्रतिशत में बदल रहे हैं, ppm को प्रतिशत में बदल रहे हैं तो आप क्या करिए, ppm में 10,000 का भाग दे दीजिए। ये लो जी, अभी 1000 ppm था तो इसको आप 10,000 से भाग दे दोगे तो आंसर आपका कितना आएगा? 0.1% ही आएगा। तो 0.1% या 1000 ppm से ज्यादा होता है वो वृहद होता है और 0.1% या 1000 ppm से कम होता है वो सूक्ष्म होता है। बट इन्होंने तो पूछा है 1 ग्राम में 1 मिलीग्राम, ये भी 1000 ppm ही है 1 मिलीग्राम, तो 1 मिलीग्राम से मात्रा ज्यादा है तो वृहद है और 1 मिलीग्राम से कम है तो वो सूक्ष्म पोषक तत्व है। इन्होंने क्या कहा? ऐसे पोषक तत्व जो पौधे में 1 मिलीग्राम प्रति ग्राम से अधिक शुष्क भार के अनुसार पाए जाते हैं उनको अपने क्या कहते हैं? तो जाहिर सी बात है इनसे ऊपर पाए जाते हैं तो वो कौन सा होगा? वृहद पोषक तत्व होगा। 13वें का जो राइट आंसर है वो कौन सा होगा? ए ऑप्शन राइट होगा। 13वें का जो राइट आंसर है वो कौन सा होगा? ए ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट अपना 14 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से अर्ध आवश्यक पोषक तत्व क्वासी एसेंशियल एलिमेंट या क्वासी एलिमेंट कौन सा है? अर्ध आवश्यक। ए ऑप्शन है सोडियम, बी ऑप्शन है वेनेडियम, सी ऑप्शन है सिलिका और डी ऑप्शन है कोबाल्ट। ये चारों लाभदायक में देख बात की थी अभी, है तो लाभदायक। इनमें से एक पोषक तत्व को अपने अर्ध आवश्यक पोषक तत्व बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो कुछ पौधों के लिए क्या होता है? आवश्यक होता है और बाकी सब के लिए लाभदायक की तरह काम करता है। तो ये कौन सा है? ये है सिलिका। सी ऑप्शन आपका राइट है। जैसे गन्ने के लिए सिलिका एक आवश्यक पोषक तत्व है, न कि लाभदायक। तो सिर्फ एक कुछ एक पौधों के लिए लाभदायक होते हैं, सब के लिए लाभदायक नहीं होते हैं, इसलिए इसको अर्ध आवश्यक पोषक तत्व या क्वासी एलिमेंट बोला जाता है। नेक्स्ट अपने बात करें 15 नंबर क्वेश्चन, 15 नंबर क्वेश्चन, 15 नंबर। आज तो हिंदी मीडियम वाले खुश हो रहे होंगे ना, सारे के सारे हिंदी के क्वेश्चन है। ठीक है, बट देखो जो प्रिपरेशन है वो हिंदी मीडियम वाले भी कर सकते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले भी कर सकते हैं। हमारी जो ऐप और ऑफलाइन जो कोचिंग है वहां पर हिंदी मीडियम में भी पढ़ाया जाता है और इंग्लिश मीडियम, दोनों के सेपरेट सेपरेट बैच चलते हैं, तो आप अपने हिसाब से अपना कोर्स सुन सकते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, लाभदायक पोषक तत्वों की अवधारणा किसने थी? लाभदायक ही पूछिए यहाँ पे। ए ऑप्शन है आर्नोन, बी ऑप्शन है स्टाउट, सी ऑप्शन है निकोलस, डी ऑप्शन है डिकेंडोली। तो लाभदायक पोषक तत्वों की अवधारणा निकोलस ने दी थी, सी ऑप्शन राइट है ना। और आर्नोन और स्टाउट का मैंने आपको बता ही दिया था, आवश्यक पोषक तत्वों की अवधारणा दी थी ना। नेक्स्ट अपने बात करें 16 नंबर क्वेश्चन, निकिल को आवश्यक पोषक तत्वों की श्रेणी में कब शामिल किया गया था? थोड़ी देर पहले ही आपको बताया है, 2010 में किया गया था। तो 16वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ए ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है 17 नंबर क्वेश्चन, अर्ध आवश्यक तत्व शब्द किसने दिया था? अभी बताया था अर्ध आवश्यक तत्व क्या है, ये शब्द किसने दिया था? ए ऑप्शन है एपिस्टीन एंड ब्लूम, बी ऑप्शन है स्टाउट, सी ऑप्शन है निकोलस और डी ऑप्शन है डिकेंडोली। तो जो अर्ध आवश्यक पोषक तत्व शब्द है वो एपिस्टीन और ब्लूम ने दिया था। इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर कौन सा है? ए ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट चले अपने 18 नंबर क्वेश्चन में से, फिर वही कथन वाला क्वेश्चन है, निम्न में से गलत कथन आपको चुन के देना है और वो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, ए ऑप्शन है मृदा में गतिशील पोषक तत्व है मोबाइल न्यूट्रेंट, मिट्टी में जो जल में घुलनशील है वही गतिशील है। ठीक है, पौधों को जल्दी मिल जाता है। जो पानी में कम घुलनशील है वो कम गतिशील है, जो घुलता ही नहीं है वो अगतिशील है, पौधे उसको लेने में बड़ी समस्या आती है। तो मृदा में गतिशील नाइट्रेट, सल्फेट, बोरेट,
क्लोरीन, मैग्नीज। मृदा में कम गतिशील पोषक तत्व, लेस मोबाइल, अमोनिया, पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर। मृदा में अगतिशील, डाइहाइड्रेट फास्फेट, मोनोहाइड्रेट फास्फेट और जिंक। मृदा में बहुत गतिशील पोषक तत्व, नाइट्रेट बहुत गतिशील है, पोटास, बोरिक एसिड, जिंक और मैग्नीज। देखिए ये वाली लाइन नहीं जमी, ये गलत कथन है बिल्कुल, क्योंकि नाइट्रेट तो बहुत अधिक गतिशील है बट पोटास तो कम गतिशील है। ठीक है, बोरॉन ठीक है गतिशील है बट जिंक जो है वो तो अगतिशील है, और जो मैग्नीज है चलो वो गतिशील है। तो इसके सारे स्टेटमेंट, इसमें सारे न्यूट्रिएंट्स है वो ठीक नहीं दिए हुए। हमें गलत स्टेटमेंट ढूंढना था, वो हमने ढूंढ दिया, डी ऑप्शन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा है? डी ऑप्शन, यानी गलत स्टेटमेंट है वो डी है। ये तीनों ऑप्शन राइट है। और मृदा में गतिशीलता या जल में घुलनशीलता के आधार पर पोषक तत्वों को 3 श्रेणी में बांटा गया है, गतिशील, कम गतिशील और अगतिशील। ये तीनों श्रेणियां याद कर लीजिए, बाकी कुछ याद रखने की जरूरत ही नहीं है। ये तो स्टेटमेंट ही गलत है। चौथा बांटा ही 3 श्रेणियों में गया, मिट्टी में घुलनशीलता, मृदा में घुलनशीलता या फिर मृदा में गतिशीलता के आधार पर। मृदा में घुलनशीलता का मतलब मृदा घोल में घुलनशील जो होते हैं। नेक्स्ट जो अगला क्वेश्चन है, इसमें बेमेल चुनना है। 3 मेल तो ठीक है, 1 मेल खराब है, यहां पे बेमेल है ना, मैचिंग नहीं है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अधिक गतिशील, हाईली मोबाइल, ये पौधे के अंदर गतिशीलता पूछी गई, पीछे मृदा में गतिशीलता की बात चल रही थी, ये पौधे में गतिशीलता की बात है। अधिक गतिशील, हाईली मोबाइल, एनपीके। कम गतिशील, लेस मोबाइल, सल्फर, आयरन, मैग्नीज, क्लोरीन, मोलिब्डेनम, कॉपर। अगतिशील, इमोबाइल, कैल्शियम और बोरॉन। मध्यम गतिशील, सिलिका। ये स्टेटमेंट गलत है जी, ये मैथ्स नहीं है, ये मैथ्स सही नहीं है, बाकी ये तीनों मैथ्स सही है। मध्यम जो गतिशील है, मॉडरेट जो मोबाइल होता है वो जिंक होता है। कौन होता है? सिर्फ और सिर्फ जिंक है और कोई नहीं है मॉडरेट मोबाइल, इन्होंने सिलिका दे रखा है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। आपके क्वेश्चन में आपने गलत स्टेटमेंट ढूंढ दिया, यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? डी ऑप्शन, यानी द ऑप्शन राइट होगा। जो अधिक गतिशील होते हैं उनकी कमी के लक्षण पौधे की निचली पत्तियां यानी पुरानी पत्तियों पर दिखाई देते हैं। जो कम गतिशील होते हैं उनके ऊंचे वाली पत्तियों पर लक्षण दिखाई देते हैं, यानी नई पत्तियों पर लक्षण दिखाई देते हैं, कमी के लक्षण। अगतिशील होते हैं, इनकी कमी के लक्षण पौधे के शीर्ष कलिका पर दिखाई देते हैं। ठीक है, और जो मध्यम गतिशील है, सिर्फ जिंक है, उसकी कमी के लक्षण नई व पुरानी दोनों पत्तियों पर, यानी ऊपर वाली और नीचे वाली दोनों पत्तियों पर इसकी कमी के लक्षण दिखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जब आप पौधा बनाते हो तो निचले वाली पत्तियों को आप पुरानी पत्तियां बोलते हो। ठीक है, उसके बाद जो बीच वाली पत्तियां होती है उसको नई व पुरानी बोलते हो। ठीक है, और उसके बाद अगर ऊपर की पत्तियां बनाते हो उनको नई पत्तियां बोलते हो, और उसके बाद जो आप शीर्ष कलिका बनाते हो उसको आप शीर्ष कलिका बोलेंगे। तो जो अधिक गतिशील है उनकी कमी के लक्षण यहां दिखेंगे, जो कम गतिशील है उनकी कमी के लक्षण यहां दिखेंगे, जो मध्यम गतिशील है उसकी कमी के लक्षण यहां दिखेंगे, दैट इज जिंक, वो जिंक होता है। और जो अगतिशील होते हैं उनके लक्षण हमेशा शीर्ष कलिका पर दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है, मैं आज ज्यादा एक्सप्लेनेशन में टाइम नहीं ले सकता क्योंकि क्वेश्चन बहुत बना दिए ना, तो इतने क्वेश्चन एक लेक्चर में करवाना बहुत मुश्किल है, इसलिए ज्यादा एक्सप्लेनेशन पे नहीं जाएंगे। नेक्स्ट है, निम्न में से बेमेल चुनिए। बेमेल चुनना है आपको। ठीक है, संरचना निर्माण वाले पोषक तत्व कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। दूसरा स्टेटमेंट है, एंजाइम सक्रियकरण और इलेक्ट्रॉन हस्तांतरण में सहायक तत्व पोटास, सोडियम, क्लोरीन। उसके बाद आयन संतुलन के लिए आवश्यक तत्व पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम। ऊर्जा भंडारण, ऊर्जा स्थानांतरण, ऊर्जा बंध निर्माण में सहायक नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस। तो इसमें से आपको एक गलत स्टेटमेंट दिया हुआ है, वो चुनना है, बाकी स्टेटमेंट सारे के सारे ठीक है। देखो, एंजाइम सक्रियकरण और इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण में ये पोषक तत्व तो रोल प्ले नहीं करते, पोटास, सोडियम, क्लोरीन। तो ये हमने यहां पे गलत कथन चुन दिया, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन राइट होगा। बाकी 3 स्टेटमेंट ठीक है, संरचना निर्माण वाले कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है, आयन संतुलन के लिए पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम है, ऊर्जा भंडारण, निर्माण, स्थानांतरण, बंध निर्माण में नाइट्रोजन, सल्फर और फास्फोरस का रोल होता है। और फास्फोरस का तो सबसे ज्यादा होता है, ऊर्जा निर्माण, ऊर्जा स्थानांतरण, ये तो आपने पढ़ा ही होगा, एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है ना। तो फास्फेट इसमें लगता है, ऊर्जा खर्च होती है, ऊर्जा बनती है, ऊर्जा स्टोर होती है, एटीपी में ही होती है। तो एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, फास्फेट लगा हुआ है
उसमें क्या है, फास्फोरस तो लगा हुआ है, सबसे बड़ा रोल इसका होता है। तो ये 3 स्टेटमेंट तो ठीक थे, बी ऑप्शन है ये स्टेटमेंट सही नहीं था और सही नहीं वाला ही ढूंढना था, तो वो अपना राइट आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन अपना राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन, 21 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से बेमेल चुनना है। ये फिर बेमेल, एक क्वेश्चन में 4-4 क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, एंजाइम्स क्रियाकरण और इलेक्ट्रॉन हस्तांतरण में सहायक आयरन, मैग्नीज, जिंक, कॉपर, बोरॉन, मोलिब्डेनम, क्लोरीन। बी ऑप्शन है कार्बनिक या अकार्बनिक यौगिक निर्माण में सहायक पोटास, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन, जिंक, मैग्नीज, कॉपर, मोलिब्डेनम, सोडियम, क्लोरीन। सी ऑप्शन है रेडॉक्स सिस्टम और इलेक्ट्रॉन परिवहन के घटक फास्फोरस, सल्फर, आयरन, मैग्नीज, कॉपर, मोलिब्डेनम। प्रासरण नियमन और आयनिक नियमन में सहायक पोटास, सोडियम, क्लोरीन। 3 स्टेटमेंट तो इसमें बिल्कुल ठीक है, 3 स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, एक स्टेटमेंट गलत है, और जो स्टेटमेंट गलत है वो है एंजाइम्स क्रियाकरण और इलेक्ट्रॉन हस्तांतरण में ये सब सहायक नहीं होते हैं। तो यहां पे जो गलत स्टेटमेंट है वो कौन सा है, ए ऑप्शन। ये बाकी तीनों स्टेटमेंट ठीक है, बाकी ये तीनों ही स्टेटमेंट ठीक है। इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है डी स्टेटमेंट है, इसको ध्यान रखना। पौधे में जल संतुलन बनाना, रसाकर्षण दाब को नियंत्रित करना, प्रासरण नियमन को संतुलन करना, आयनिक नियमन को संतुलन करना, ये सब किसके काम है, पोटास, सोडियम और क्लोरीन। पोटास जल संतुलन कैसे करता है, जो पर्णरंध्र होते हैं उनको खोलने और बंद होने को नियंत्रित करता है, यानी उनकी जो गार्ड कोशिकाएं होती है, रक्षक कोशिकाएं होती है, उनको खुलने व बंद होने में क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो ये जल संतुलन ऐसे बनाता है। सोडियम भी क्या करता है, प्रासरण संतुलन में और जो गार्ड कोशिकाएं उनमें पार्टिसिपेट करता है, बट पोटास से कम। क्लोरीन है, ये तो पूरे के पूरे प्रासरण नियमन को संतुलित करता है, इसलिए क्लोरीन को अपने ऑस्मेटिक एजेंट यानी प्रासरण का एजेंट भी कहते हैं। तो ये डी स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद कर देना आप। ठीक है, क्लोरीन को तो अपने ऑस्मेटिक एजेंट भी बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। यहां हमें एक गलत स्टेटमेंट ढूंढना था, वो ए ऑप्शन है अपना, यानी ए राइट है। नेक्स्ट है 22 नंबर क्वेश्चन, संयुक्त रूप से लिए जाने वाले पोषक तत्व। क्वेश्चन बड़ा आसान है, ये क्वेश्चन जो है बहुत आसान है, बट आपने कभी हो सकता है ऑब्जर्व नहीं किया हो। एक तो होते हैं आयनिक रूप में लिए जाने वाले पोषक, एक होते हैं संयुक्त रूप में लिए जाने वाले। अभी मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल बता दूं, फिर आप ढूंढ सकते हैं। पोटास अकेला ही लिया जाता है, पोटास है वो अकेला ही लिया जाता है। ठीक है, उसके साथ किसी तरह की कोई मिलावट नहीं होती है। नाइट्रोजन कभी अकेला नहीं लिया जाता, या तो नाइट्रेट अवस्था में लिया जाता है या अमोनिया अवस्था में लिया जाता है। फास्फोरस है वो डाइहाइड्रेट फास्फेट के रूप में या फिर मोनोहाइड्रेट या फास्फेट, अकेला फास्फोरस कभी नहीं लिया जाता, अकेला नाइट्रोजन कभी नहीं लिया जाता। जो अकेला नहीं लिया जाता वो संयुक्त है, और जो अकेला लिया जाता है वो आयनिक है। तो इसमें से कौन कौन से पोषक तत्व जो है वो संयुक्त रूप से लिए जाते हैं। एक ऐसा स्टेटमेंट है जो संयुक्त रूप से लिया जाने वाला है, प्योरली मतलब जो राइट है, पूरी तरह से जो राइट है वो एक ही है। नाइट्रोजन कभी भी संयुक्त नहीं लिया जाता, एग्जाम्पल ही दे दिया मैंने, सॉरी एकल नहीं लिया जाता, आयनिक नहीं लिया जाता, हमेशा किस रूप में लिया जाता है, संयुक्त। फास्फोरस भी संयुक्त ही लिया जाता है, एकल नहीं लिया जाता। सल्फर है वो सल्फेट के रूप में लिया जाता है, यह भी एकल नहीं लिया जाता। बोरोन है ये बोरेट के रूप में लिया जाता है ना, बोरिक एसिड के रूप में लिया जाता है। ये बी ऑप्शन वाले सारे के सारे संयुक्त रूप से लिए जाते हैं। ए वाले में N संयुक्त है, P संयुक्त है, बट पोटास तो एकल है ना, पोटास तो एकल है। सी वाले में कैल्शियम एकल है, मैग्नीशियम है ये भी एकल है, बट सल्फर संयुक्त है। डी ऑप्शन में आयरन एकल है, मैग्नीज एकल है, बोरॉन संयुक्त है, जिंक एकल है। तो जो संयुक्त रूप वाला ग्रुप वो कौन सा है, वो बी ऑप्शन आपका राइट होगा। समझ गए ना, ये आयनिक रूप से लिया जाता है, ये जैसे संयुक्त है। नाइट्रोजन अकेला लिया जाता तो ये आयनिक होता, बट ये तो इस रूप में लिया जा रहा है, तो ये कौन सा है, संयुक्त। समझ गए आप। नीचे हमने दे दिया एकल रूप से लिए जाने वाले पोषक तत्व। एकल रूप से लिए जाने वाले देखो कौन से है, फटाफट आप देख के बताओ। मैंने ऊपर वाले सारे नाम पढ़े हैं, बताओ कौन सा लिया जाता है। डी ऑप्शन देखो, कॉपर है वो आयनिक फॉर्म में, जिंक आयनिक फॉर्म में, मैग्नीशियम आयनिक फॉर्म में, मैग्नीज आयनिक फॉर्म में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा होगा, द ऑप्शन राइट होगा, यानी डी ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं अपने 24 नंबर क्वेश्चन की तरफ, 24 नंबर क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से पोषक तत्वों की खोज का गलत मेल चुनो। पोषक तत्वों की जो खोज हुई है उनके लिए 3 जो मेल है वो तो ठीक है, एक जो मेल है वो सही नहीं है, बेमेल है वो। तो कार्बन हाइड्रोजन की खोज सेच ने 1882 में की,
ऑक्सीजन की खोज पोषक तत्वों के रूप में बात कर रहे हैं अपने यहां पे, डी सोसर ने 1804 में की थी। नाइट्रोजन की खोज रदरफोर्ड ने 1872 में की थी। फास्फोरस की खोज रदरफोर्ड ने 1903 में की थी। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ऑक्सीजन वाला, नाइट्रोजन वाला भी ठीक है, फास्फोरस वाला ठीक नहीं है। यहां पे जो बेमेल चुना है वो कौन सा चुना आपने? द ऑप्शन, डी ऑप्शन इसका राइट होगा। तीनों स्टेटमेंट ठीक है, ये चौथा है, ये गलत है और हमें गलत ही चुन कर देना था, यानी बेमेल ही चुन के देना था। नेक्स्ट है 25 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से पोषक तत्वों की खोज के लिए गलत मेल है। पोषक तत्वों की खोज के लिए फिर से ये, यहां सोडियम की खोज सेच ने 1882 में, सोडियम की खोज सेच ने 1882 में, आयरन की खोज ग्रीस ने 1844 में, कैल्शियम की खोज सोलम हास्टमेयर ने 1856 में, सल्फर की खोज पीटरसन ने 1911 में। तीन स्टेटमेंट ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ए वाला ठीक नहीं है, सेच की खोज सोडियम की खोज सेच ने नहीं की थी, ए ऑप्शन है वो गलत कथन है, बेमेल है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन जो राइट होगा वो ए ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है पौधे में कैल्शियम की मात्रा होती है, पौधे के शुष्क भार के अनुसार कैल्शियम पूछा जाता है। मैं ना कोई सा भी पोषक तत्व है वो शुष्क भार के अनुसार ही पूछा जाता है। तो कैल्शियम की जो मात्रा होती है पौधे में शुष्क भार के अनुसार 14,000 ppm, 20,000 ppm, 5,000 ppm, 2,000 ppm। तो बताइए यहां पे राइट आंसर क्या होगा? कैल्शियम की जो पौधे में सांद्रता होती है शुष्क भार के अनुसार वो 5,000 ppm होती है। यहां पे राइट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन राइट होगा। कौन सा राइट होगा यहां पर? सी ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 27 नंबर 27 नंबर क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? पौधे में फास्फोरस की मात्रा होती है, शुष्क भार के अनुसार ही पूछेगी ये भी। ए ऑप्शन है 0.1%, बी ऑप्शन है 0.2%, सी ऑप्शन है 0.5% और डी ऑप्शन है 1%। तो बताओ पौधे में फास्फोरस की मात्रा कितनी होती है? मात्रा हमेशा शुष्क भार के अनुसार ही पूछी जाती है, तो कितनी होती है? 0.2% होती है। अगर हम पीपीएम में बात करें तो कितना हो जाएगा? 2,000 ppm। अब प्रतिशत को पीपीएम में कैसे बदलोगे? पीछे तो मैंने आपको बताया था पीपीएम को प्रतिशत में कैसे बदलोगे। अब प्रतिशत को पीपीएम में बदलना है जी। प्रतिशत को पीपीएम में बदलोगे तो सीधा सा प्रतिशत है, उसको कितने से गुणा कर दोगे आप? 10,000 से गुणा कर दोगे तो आपका पीपीएम में बदल जाएगा। इसको भी करके देख लीजिए, 2,000 पीपीएम आएगा। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है 28 नंबर, कॉपर पौधे किस रूप में लेते हैं? ए ऑप्शन है क्यूप्रस, बी ऑप्शन है क्यूप्रिक, सी ऑप्शन है उपरोक्त दोनों, डी ऑप्शन है क्यूप्रस ऑक्साइड। पहली बात तो ये आयनिक फॉर्म में लिया जाता है, डी तो राइट है ही नहीं। क्यूप्रस और क्यूप्रिक दोनों ही फॉर्म में लिया जाता है, तो यहां उपरोक्त दोनों वाला जो आंसर है वो सही होगा, यानी सी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चलें, 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन है, पौधे में पोषक तत्वों की सांद्रता का बेमेल चुनिए। पौधे में पोषक तत्वों की सांद्रता का बेमेल चुनिए। ए ऑप्शन है मैग्नीज 50 ppm, बी ऑप्शन है बोरोन 20 ppm, सी ऑप्शन है जिंक 20 ppm और डी ऑप्शन है कॉपर 60 ppm। पौधे के शुष्क भार के अनुसार इन पोषक तत्वों की कितनी सांद्रता होती है? इनमें से तीन तो सही है, एक जो है वो बेमेल है। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये गलत है। यहां पे कॉपर 60 ppm नहीं होता है। ठीक है, तो 29 का जो राइट आंसर होगा वो द ऑप्शन राइट होगा, यानी डी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट है 30 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से धात्विक तत्व है, निम्न में से अधात्विक तत्व, धात्विक नहीं अधात्विक। ए ऑप्शन है कार्बन, बी ऑप्शन है हाइड्रोजन, सी ऑप्शन है ऑक्सीजन। कोई सा भी धातु नहीं, उपरोक्त सभी होगा राइट। राइट क्या होगा यहां पे? उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन आपका राइट है। इनमें से कोई सा भी तत्व धात्विक नहीं है, सारे के सारे ये अधात्विक है। नेक्स्ट है 31 नंबर क्वेश्चन, पोषक तत्वों की कमी के लक्षण कौन सी पत्तियों पर दिखाई देते हैं? इसके लिए गलत कथन बताना है। पोषक तत्वों की कमी के लक्षण कौन सी पत्तियों पर दिखाई देते हैं? इसके लिए तीन कथन तो ठीक है, एक कथन है वो ठीक नहीं है। ए ऑप्शन है पुरानी पत्ती पर नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, मैग्नीशियम, मोलिब्डेनम। नई पत्तियों पर आयरन, कॉपर, क्लोरीन, सल्फर, मैग्नीज। सी ऑप्शन है नई व पुरानी पत्तियों पर कार्बन। डी ऑप्शन है शीर्ष कलिका पर कैल्शियम और बोरॉन। पीछे जो मैंने आपको पौधों में गतिशीलता वाला बताया, अगर याद है तो इसका राइट आंसर दे दोगे। नई व पुरानी पत्तियों पर जिंक के ही लक्षण दिखते हैं और किसी के नहीं दिखते, तो ये स्टेटमेंट गलत है। बाकी तो सारे के सारे स्टेटमेंट आपके सही है, अच्छे से याद कर लेना। बाकी सारे स्टेटमेंट ठीक है,
कोई सा भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं है जो खराब है, ठीक है। नेक्स्ट अपने बात करें 32 नंबर क्वेश्चन, 32 नंबर क्वेश्चन। जीव द्रव्य का मुख्य अवयव होता है, ए ऑप्शन नाइट्रोजन, बी ऑप्शन फास्फोरस, सी ऑप्शन पोटास, डी ऑप्शन मोलिब्डेनम। तो जीव द्रव्य का सही जो मतलब अवयव होता है वो नाइट्रोजन होता है। कौन सा होता है? नाइट्रोजन होता है, ठीक है। नेक्स्ट है 33 नंबर, ऊर्जा की मुद्रा कौन से पोषक तत्वों को कहते हैं? एनर्जी करेंसी। ए ऑप्शन है नाइट्रोजन, बी ऑप्शन फास्फोरस, सी ऑप्शन पोटास, डी ऑप्शन मोलिब्डेनम। अभी हमने बात की थी ऊर्जा की मुद्रा ये और इस मुद्रा में ये लगा हुआ है, तो आंसर क्या आ जाएगा? फास्फोरस। फास्फोरस मेन ऊर्जा, निर्माण ऊर्जा, स्थानांतरण ऊर्जा, बंध में सबसे मुख्य भूमिका निभाता है, इसलिए हम इसको एनर्जी करेंसी बोलते हैं पौधे के अंदर, या ऊर्जा की मुद्रा। उसके अलावा इसको जीवन की चाबी भी कहते हैं, बिना ऊर्जा जीवन कहां चलता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो बी ऑप्शन है, और फास्फोरस को अपने मतलब जीवन की चाबी भी कहते हैं, की ऑफ लाइफ भी कहते हैं। नेक्स्ट है 34 नंबर क्वेश्चन, हरे पत्ते वाली सब्जियों में सरसता, सॉफ्टनेस कौन लेके आता है? ए ऑप्शन है नाइट्रोजन, बी ऑप्शन है फास्फोरस, सी ऑप्शन है पोटास और डी ऑप्शन है मोलिब्डेनम। तो बताओ कि जो हरे पत्ते वाली सब्जियां खाने में लजीज लगे, डिलीशियस लगे, अच्छी लगे ना, तो वो काम कौन सा पोषक तत्व करता है? जी वो नाइट्रोजन करता है, सरसता नाइट्रोजन ही लाता है, ठीक है। ए ऑप्शन यहां पर राइट होगा, ठीक है। नाइट्रोजन वानस्पतिक वृद्धि को क्या है? इंक्रीज करता है, सेल है, कोशिकाएं, उनको सॉफ्ट करता है, तो ये सॉफ्ट कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट है 35 नंबर क्वेश्चन, फसलों में प्रोटीन की मात्रा को कौन बढ़ाता है? फसलों में प्रोटीन की मात्रा को कौन बढ़ाता है? जी अमीनो अम्ल कौन बनाता है? जो दलहनी फसलें हैं वो प्रोटीन के ज्यादा सोर्स क्यों हैं? क्यों? क्योंकि दलहनी फसलों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है, और वो नाइट्रोजन आके क्या बनाता है? प्रोटीन बनाता है। तभी तो दलहनी फसलें नाइट्रोजन सॉरी तभी तो दलहनी फसलें क्या है? प्रोटीन के बढ़िया सोर्स है, क्योंकि उनके घर नाइट्रोजन की फैक्ट्री, और वो नाइट्रोजन को अमीनो अम्ल में बदल लेते हैं और अमीनो अम्ल प्रोटीन में बदल जाते हैं। तो अमीनो अम्ल और प्रोटीन निर्माण में सबसे मेन भूमिका नाइट्रोजन की होती है, और दूसरे नंबर पे थोड़ी बहुत सल्फर की होती है, मुख्य रूप से नाइट्रोजन की होती है। तो आपसे पूछ ले प्रोटीन निर्माण में मुख्य भूमिका, अमीनो अम्ल निर्माण में मुख्य भूमिका तो किसकी होगी? नाइट्रोजन की होगी। राइट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन राइट होगा, यहां पे ए ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है 36 नंबर क्वेश्चन, पोटास की अधिकता से कौन से पोषक तत्वों की कमी हो जाती है? पोटास की जब अधिकता होती है तब कौन से पोषक तत्वों की कमी हो जाती है? ए ऑप्शन है नाइट्रोजन, बी ऑप्शन है कैल्शियम, सी ऑप्शन है मैग्नीशियम और डी ऑप्शन है मोलिब्डेनम। देखो पोटास और कैल्शियम एक दूसरे के विपरीत होते हैं। अगर पोटास की अधिकता हो जाती है तो कैल्शियम की कमी हो जाती है, और कैल्शियम की अधिकता हो जाती है तो पोटास की कमी हो जाती है। राइट आंसर क्या होगा? यहां पे आपका बी ऑप्शन राइट होगा, पोटास की अधिकता के साथ कैल्शियम की कमी हो जाती है जी। नेक्स्ट है कोशिका विभाजन के लिए साइट कौन बनाता है, जगह कौन देता है? ऑप्शन ए है नाइट्रोजन, बी ऑप्शन है फास्फोरस, सी ऑप्शन है पोटास, डी ऑप्शन है मोलिब्डेनम। तो कोशिका विभाजन के लिए जो जगह देता है वो नाइट्रोजन देता है। राइट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन राइट होगा। यहां पे कौन सा ऑप्शन राइट होगा? यहां पे ए ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट 38 नंबर क्वेश्चन, पौधे में ब्रोंजिंग काई के विकार कौन से पोषक तत्वों की कमी से होता है? पौधे में ब्रोंजिंग काई के विकार कौन से पोषक तत्वों की कमी से होता है? ए ऑप्शन है जिंक, बी ऑप्शन है कॉपर, सी ऑप्शन है फास्फोरस और डी ऑप्शन है मोलिब्डेनम। पौधों में ब्रोंजिंग विकार फास्फोरस की कमी और क्लोरीन की अधिकता से होता है। अभी आपके स्टूडेंट के क्वेश्चन हो सकता है ये दिमाग में सेट न बेटे, बोले गुरुजी गलत बता रहे भाई, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी अगला क्वेश्चन पढ़ोगे तो क्लियर हो जाएगा। पौधों में जो ब्रोंजिंग होती है वो फास्फोरस की कमी और क्लोरीन की अधिकता की वजह से होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, अमरूद में ब्रोंजिंग किसकी कमी से होती है? अमरूद में ब्रोंजिंग ए ऑप्शन जिंक, बी ऑप्शन कॉपर, सी ऑप्शन फास्फोरस, डी ऑप्शन मोलिब्डेनम। अमरूद में जो ब्रोंजिंग होती है वो जिंक की कमी से होती है। अमरूद में जो ब्रोंजिंग होती है वो जिंक की कमी से होती है। इसलिए स्टूडेंट सोचता है ब्रोंजिंग सभी में जिंक की कमी से, पूछिए अमरूद में ही जाती है। क्यों? क्योंकि अमरूद में ही सिर्फ जिंक की कमी से होती है, बाकी सब पौधों में फास्फोरस की कमी और क्लोरीन की अधिकता से होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आजकल वो दौर नहीं रहेगा जब बहुत आसान आसान क्वेश्चन पूछे जाते थे, ठीक है तो आसान ही, बट कॉन्सेप्ट पता होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, कैल्शियम की अधिकता से कौन से पोषक तत्वों की कमी हो जाती है? अभी बताया था थोड़ी देर पहले। स्टूडेंट मैग्नीशियम, पोटास, उपरोक्त दोनों, मोलिब्डेनम, तुरंत कर देंगे पोटास। अभी तो बताया था भाई पोटास नहीं, मैग्नीशियम और पोटास दोनों की कमी होती है। मैंने ये बोला कैल्शियम की अधिकता से पोटास कम होता है, ये तो नहीं बोला मैग्नीशियम तो कम नहीं होता। मैग्नीशियम का तो जिक्र ही नहीं किया, डिस्कस ही नहीं किया। कैल्शियम की अधिकता से पोटास की कमी तो होती है, साथ साथ में मैग्नीशियम की भी कमी हो जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन आपका राइट होगा, ठीक है। नेक्स्ट है 41 नंबर क्वेश्चन, पौधे में प्रासरण जल गति और आयनिक संतुलन में सहायक होता है।
पीछे जो स्टेटमेंट पढ़े वो अगर याद है तो ये भी क्वेश्चन सही है। उसमें हमने सोडियम को बोला था, एक तो सोडियम था, एक पोटास था, एक क्लोरीन था। यहां सिर्फ सोडियम एक ही है, अब न तो पोटास है न क्लोरीन है। मुख्य रोल तो किसका कौन प्ले करता है? क्लोरीन, तभी तो हम इसको ऑस्मेटिक एजेंट बोलते हैं। बट क्लोरीन ऑप्शन में नहीं है, तो कौन सा है? सोडियम है भाई। सी ऑप्शन यहां पर राइट होगा। नेक्स्ट है 42 नंबर क्वेश्चन। फूल गोभी में वी पटेल विकार किसकी कमी से होता है? ये किसी को नहीं पता तो फिर कुछ भी नहीं पता, क्योंकि ये तो बहुत पुराने टाइम से ही क्वेश्चन आ रहा है, 10वीं 12वीं के पेपरों में आ जाता है। इस क्वेश्चन का क्या है? फूल गोभी में वी पटेल की कमी, जो वी पटेल जो रोग होता है वो मोलिब्डेनम की कमी से होता है। और जो क्रूसीफेरी कुल की जो फसलें होती है वो मोलिब्डेनम के लिए बहुत ही संवेदनशील होती है, उनमें ही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो 42 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा होगा? यहाँ पे बी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट है 43 नंबर क्वेश्चन। कैल्शियम की अधिकता से कौन से पोषक तत्वों की कमी हो जाती है? क्वेश्चन रिपीट हो गया, ऑप्शन भी ठीक नहीं है, इसको छोड़ दीजिए, 43 नंबर को छोड़ दीजिए। नेक्स्ट है 44 नंबर क्वेश्चन। सीधा 44 पे चलिए, एक क्वेश्चन छोड़ दो, कोई बात नहीं, बढ़ा देंगे आगे। नेक्स्ट अपने बात करें 44 नंबर क्वेश्चन। ट्रिप्टोफान संश्लेषण में सहायक है। ट्रिप्टोफान, ये ट्रिप्टोफान क्या बोला है भाई? ट्रिप्टोफान ऑक्सीजन का प्रीकर्सर है, आगे जाके ऑक्सीजन बनाएगा, यानी ऑक्सीजन का पूर्वगामी है, आगामी है। ये ट्रिप्टोफान होगा तभी ऑक्सीजन बनेगा, नहीं तो ऑक्सीजन नहीं बनेगा। तो ट्रिप्टोफान वो रसायन है जो ऑक्सीजन बनाता है, यानी ऑक्सीजन का जो अग्रक होता है, प्रीकर्सर जो होता है, उसके अलावा इसको और क्या बोलते हैं? पूर्वगामी भी बोलते हैं। तो ये ट्रिप्टोफान है। और ट्रिप्टोफान के निर्माण में सहायक पोषक तत्व कौन सा है? ए ऑप्शन जिंक, बी ऑप्शन निकल, सी ऑप्शन कॉपर, डी ऑप्शन सिलिका। तो ट्रिप्टोफान के निर्माण में जो सहायक होता है वो जिंक होता है जी, ए ऑप्शन राइट है आपका, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, आलू में ट्यूबराइजेशन में सहायक है। आलू ही नहीं, कोई सी भी कंद वाली फसल है उसमें ट्यूबराइजेशन के लिए सहायक पढ़ लो, वो भी एक ही बात है। ए ऑप्शन है क्लोरीन, बी ऑप्शन है निकल, सी ऑप्शन है सोडियम और डी ऑप्शन है सिलिका। कोई भी कंद वाली फसल है उसमें ट्यूबराइजेशन को जो बढ़ाता है वो सोडियम, ये यही लाभ पहुंचाता है। और सोडियम कंद वाली फसलों के लिए ही, और उसके अलावा कंद वाली फसलों के लिए तो है ही है लाभदायक, तंबाकू के लिए भी लाभदायक होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा होगा? सोडियम राइट होगा। नेक्स्ट 46 नंबर क्वेश्चन। नींबू जाति के पौधों में किस पोषक तत्वों की कमी से पत्तियां पीला धब्बा रोग लगता है? येलोइंग डिजीज भी बोलते हैं, पीलिया रोग भी बोलता है। कौन से पोषक तत्वों की कमी से होता है जी? ए ऑप्शन है कोबाल्ट, बी ऑप्शन है मोलिब्डेनम, सी ऑप्शन है सोडियम और डी ऑप्शन है सिलिका। यह भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। तो नींबू वर्गीय पौधों में पीलिया जो रोग है या पीला धब्बा जो रोग है वो मोलिब्डेनम की कमी से होता है। और चाय में जो पीलिया रोग है, येलोइंग है, वो सल्फर की कमी से होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चाय में सल्फर की कमी से, और यहां किसकी कमी से? मोलिब्डेनम की कमी से दिख रहा है ना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, पौधे में रसाकर्षण दाब को बढ़ाता है। पौधे में रसाकर्षण दाब को बढ़ाता है। यहां ऑप्शन आपके पास 4 है, ए क्लोरीन, बी ऑप्शन निकल, सी ऑप्शन सोडियम और डी ऑप्शन कौन सा है? सिलिका। यहां सोच के जवाब दीजिएगा। अभी मैंने आपको सोडियम को भी जल संतुलन में बताया था, क्लोरीन को भी जल संतुलन में, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है? क्लोरीन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन। इस तरह की क्वेश्चन है, इस तरह से आंसर, यानी मुख्य भूमिका देखनी पड़ती है फिर, है ना। 2 आगे, एक पंच आगे, एक सरपंच आगे, चलेगी किसकी भाई? सरपंच की चलेगी। ये सरपंच है, यहाँ पे क्लोरीन है ना, सोडियम है, वो पंच ही है इस मामले में। तो 47 का जो राइट आंसर है वो कौन सा राइट है? ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट अपने बात करें 48 नंबर क्वेश्चन। 48 नंबर जो क्वेश्चन है, क्लोरोफिल निर्माण में सहायक है। क्लोरोफिल निर्माण में सहायक है, निर्माण में सहायक है, ये पूछा है सिर्फ आपसे। ए ऑप्शन क्लोरीन, बी ऑप्शन निकल, सी ऑप्शन सोडियम और डी ऑप्शन आयरन। पहले आंसर बता देता हूं जी, सहायक आयरन होता है, डी ऑप्शन राइट है। द सहायक है वो आयरन भी है, मैग्नीज भी है, और कुछ हद तक सल्फर भी सहायक होता है। ये सहायक में आते हैं, क्लोरोफिल यानी पर्णहरित के निर्माण में सहायक में आते हैं। नेक्स्ट है, धान में जिंक की कमी से, उत्तर तो पहले ही, धान में जिंक की कमी से खेरा रोग हो जाता है, ये पूछना था। धान में खेरा रोग किसकी कमी से होता है? चलो ये क्वेश्चन की अपने लॉटरी लगी। धान में जो खेरा रोग है वो किसकी कमी से होता है? जिंक की कमी से। क्वेश्चन में लिखा आ गया ना, चलो कोई बात नहीं, बट अपने एक क्वेश्चन क्लियर हो गया। बाकी ये तो बहुत कॉमन विकार है, सबको ही पता होगा। नेक्स्ट है, विटामिन सी बनने में सहायक पोषक तत्व कौन सा है? विटामिन सी बनाने में सहायक कौन सा है जी? ये पूछा गया यहाँ पे। ए ऑप्शन है कोबाल्ट, बी ऑप्शन है मोलिब्डेनम, सी ऑप्शन है सोडियम और डी ऑप्शन है सिलिका। विटामिन सी के निर्माण में जो सहायक होता है वो मोलिब्डेनम होता है, बी ऑप्शन राइट है यहाँ पे। कौन सा ऑप्शन राइट है यहाँ पे? बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। 51 नंबर क्वेश्चन पहले मैंने क्लियर कर चुका है, क्योंकि थोड़ी बहुत तो डिटेल बताने की आदत। आज सोचा था क्वेश्चन ज्यादा करवाऊं, बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं, क्वेश्चन पढ़ा उत्तर, बट आदत से मजबूर है, करें क्या ना। तो 51 नंबर क्वेश्चन, ऐसे पोषक तत्व जो पौधे में 1 मिलीग्राम प्रति ग्राम से कम होते हैं शुष्क भार के अनुसार।
ज्यादा होते हैं वो पढ़ा था पीछे, वृद्ध पोषक तत्व है, और 1 मिलीग्राम से कम होंगे, 1 ग्राम शुष्क भार में 1 मिलीग्राम से कम होंगे, ये भी मैंने बता दिया था, सूक्ष्म पोषक तत्व होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है, मृदा में नत्रजन की विषाक्तता को दूर करता है। यह भी बड़ा शानदार क्वेश्चन है। मृदा में नत्रजन की विषाक्तता को दूर करता है। ए ऑप्शन फास्फोरस, बी ऑप्शन पोटास, सी ऑप्शन कैल्शियम, डी ऑप्शन आयरन। देखो नाइट्रोजन की विषाक्तता फास्फोरस भी दूर करता है, पोटास भी दूर, दोनों ही करते हैं। बट यहां तो ऑप्शन 4 है, चारों ही अलग अलग, कौन सा करोगे? उपरोक्त दोनों आते हैं ना, तब फास्फोरस पोटास दोनों करने हैं, बिना सोचे समझे करने हैं। बट ऐसे में मुख्य रूप से जो विषाक्तता कम करता है वो पोटास करता है। इस तरह का अगर क्वेश्चन आ जाए तो क्या राइट करोगे? बी ऑप्शन राइट करोगे। कौन सा राइट करेंगे आप? बी ऑप्शन राइट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 नंबर। क्वेश्चन क्या है? प्रागनलिका का विकास करता है। प्रागनलिका, पोलन ट्यूब कौन बनाता है? ए ऑप्शन है बोरोन, बी ऑप्शन है पोटास, सी ऑप्शन है कैल्शियम और डी ऑप्शन है आयरन। तो यहां आपसे प्रागनलिका पूछिए भी, प्रागनलिका कौन बनाता है? प्रागनलिका के जो निर्माण में, प्रागनलिका जो होती है उसके निर्माण में जो सहायक होता है वो जी बोरोन होता है। कौन होता है? बोरोन। ए ऑप्शन राइट होगा। कौन सा राइट होगा यहां पे? ए ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है 54 नंबर क्वेश्चन। पौधे में रसाकर्षण दाब को बढ़ाता है। रसाकर्षण दाब कौन बढ़ाता है? पीछे क्वेश्चन आ गया था, रिपीट हो गया, ये क्लोरीन होगा। यूरियज एंजाइम का घटक होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूरियज एंजाइम का घटक कौन सा होता है? ए ऑप्शन है सोडियम, बी ऑप्शन है निकेल, सी ऑप्शन है नाइट्रोजन और डी ऑप्शन है आयरन। तो यूरियज एंजाइम का जो घटक होता है वो निकेल होता है, और इसी कारण से तो इसे आवश्यक पोषक तत्वों की श्रेणी में रखा गया। दोस्तों ये यूरियज एंजाइम का घटक है, और ये घटक बहुत जरूरी है, तभी यूरियज एंजाइम एक्टिवेट होगा, तभी यूरिया अमोनिया बनेगा, नाइट्राइट बनेगा और नाइट्रेट बनेगा और पौधों को मिलेगा। इसलिए इसको आवश्यक पोषक तत्वों की श्रेणी में रखा है। बी ऑप्शन राइट है इसका। नेक्स्ट है, रोग व कीटों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करता है। इतना नाम लेते ही पोटास आंसर आ जाता है। भी पौधों में रोग प्रतिरोधक क्षमता कौन उत्पन्न करता है? पोटास। बट ऑप्शन में पोटास है ही नहीं दोस्तों। देखो यहां क्या है? सिलिका, निकिल, मोलिब्डेनम, जिंक। अब कौन सा राइट करेंगे? पौधों में मुख्य रूप से रोग प्रतिरोधक क्षमता, वातावरण की प्रतिकूल दशाओं के प्रति सहनशीलता, मिट्टी की खराब स्थिति के प्रति सहनशीलता, ये पोटास ही विकसित करता है। पर यहां पोटास ऑप्शन में नहीं है, दूसरे नंबर पे ऐसा काम करता है सिलिका, ऐसे लाभ पहुंचाता है ये। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ए ऑप्शन होगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें अपने सिर्फ पोटास पढ़ते हैं, बाकी पढ़ते नहीं है। तो यहां पर कौन सा राइट होगा? सिलिका राइट होगा। नेक्स्ट अपने चलते हैं 57 नंबर क्वेश्चन पे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 57 भी। निम्न में से ऑक्सीजन का वाहक होता है। हमारी बॉडी में भी ऑक्सीजन का वाहक वही तत्व होता है जो पौधों में होता है। हमारे अंदर यह बात अलग है कि वो आरबीसी बनाता है और उसके बाद ऑक्सीजन का वहन करता है, बट पौधों में तो जल में घुलनशील अवस्था में ही ऑक्सीजन का वहन करता है। जी वो तत्व कौन सा है? ए ऑप्शन है नाइट्रोजन, बी ऑप्शन है फास्फोरस, सी ऑप्शन है आयरन और डी ऑप्शन है मैग्नीशियम। तो जो ऑक्सीजन का वाहक है वो कौन होता है? आयरन होता है, चाहे जंतु है चाहे पौधे हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट, राइजोबियम जीवाणुओं द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्रिया में सहायक होता है। ए ऑप्शन है यहां पे कोबाल्ट, बी ऑप्शन है सिलिका, सी ऑप्शन है सोडियम और डी ऑप्शन है वेनेडियम। तो जो लेग्यूम फसलें हैं, दलहनी फसलें हैं, उनमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण को कौन बढ़ाता है? कोबाल्ट बढ़ाता है। विटामिन B12 बनाता है ये। विटामिन B12 लेग हीमोग्लोबिन बनाता है। लेग हीमोग्लोबिन बनाता है। लेग हीमोग्लोबिन से गांठें बनती है और उन गांठों का गुलाबी रंग भी लेग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। इन गांठों में राइजोबियम जीवाणु रहता है। ये राइजोबियम जीवाणु नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। तो किसने बढ़ाया नाइट्रोजन स्थिरीकरण? कोबाल्ट ने बढ़ाया। किसने बढ़ाया? कोबाल्ट। विटामिन B12 को साइनोकोबालामिन या साइनोकोबेलिडियम बोलते हैं। साइनोकोबालामिन या फिर क्या बोलते हैं? साइनोकोबेलिडियम बोलते हैं। तो साइनोकोबाला, साइनोकोबेले, ये दो नाम एक ही नाम है, साइनोकोबालामिन और साइनोकोबेलिडियम। तो विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है, और एकमात्र ऐसा विटामिन है जिसमें कोई धातु होता है, इसलिए विटामिन B12 को धात्विक विटामिन भी कहते हैं। विटामिन B12 को धात्विक विटामिन भी कहते हैं, और इसमें कोबाल्ट धातु पाया जाता है। हमें भी विटामिन B12 की प्रतिदिन 2.4 माइक्रो मिलीग्राम की आवश्यकता होती है, ठीक है। लेकिन
हमें ये पौधों से नहीं मिलता है, पौधे में किसी में नहीं पाया जाता, दलहनी फसलों की जड़ों में पाया जाता, उसको हम खाते नहीं। तो ये हमें दूध, दही, घी, अंडा, मांस उनसे मिलता है। जो शाकाहारी लोग हैं उनको दूध, दही, घी इनसे मिल जाता है, बाकी जो मांसाहारी लोग हैं उनको अंडा, मांस से भी मिल जाता है। बट अपना सवाल था इनमें से नाइट्रोजन स्थिरीकरण मुख्य रूप से कौन बढ़ाता है? कोबाल्ट बढ़ाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका के स्फीति दाब को नियंत्रित कौन करता है जी? क्लोरीन ही करता है। जल संतुलन में सबसे जो मेन काम करता है वो कौन करता है? क्लोरीन करता है। कौन करेगा यहां पर ये काम? क्लोरीन ही करता है। नेक्स्ट है, पौधे की निचली पत्तियों पर वी आकार की क्लोरोसिस के लक्षण किसकी कमी से दिखाई देते हैं? बड़ा ही अच्छा सा क्वेश्चन है ये ना, बहुत ही सिंपल है। अगर ये नहीं आता तो अभी प्लांट न्यूट्रिएंट्स बहुत पढ़ने की जरूरत है आपको। ये निचली पत्तियां हैं, इन पर अगर पीले रंग की वी शेप की अगर ऐसे धब्बे आ जाते हैं, यानी पर्णहरित है वो मर जाते हैं, है ना, क्लोरोसिस यानी हरी माइनता हो जाती है ऐसे, तो ये कमी किसकी कमी दर्शाता है? नाइट्रोजन की कमी दर्शाता है। तो 60वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट मैं बढ़ूं अगले क्वेश्चन की तरफ, 61 नंबर क्वेश्चन है ना। आज आपको बड़ी खुशी हो रही होगी क्योंकि मैंने कभी इतने क्वेश्चन एक साथ एक ही लेक्चर में करवाए नहीं है ना, आज हो रहे हैं। नेक्स्ट है, पौधे में विटामिन सी व शर्करा के संश्लेषण में कौन सा सहायक है? सी का तो पीछे पूछ लिया था, इसने शर्करा और जोड़ दिया। एक चीज और आपको बता दी, अगर आपको सी वाला याद है तो मोलिब्डेनम था। तो विटामिन सी और शर्करा के संश्लेषण में जो सहायक होता है वो कौन होता है? मोलिब्डेनम होता है। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है, देखो मैं बहुत सारों में ऑप्शन नहीं बोलता, रीड आउट कर लिया करो फटाफट, जितनी देर मैं बोलता रहता हूं। बोलता तो काम की चीज हूं, ऐसे तो नहीं बोलता जी लाइक करिए 5000 लाइक आने दो, है ना, ऐसा तो कुछ नहीं है। शेयर करिए, वो तो आपको बढ़िया लगेगा तो कर देंगे, नहीं बढ़िया लगा तो कोई बात नहीं, है ना। कई बिना देखे डिसलाइक कर देते हैं तो अपने को क्या प्रॉब्लम है ना, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ ठीक है, लाइक और जो आपके कमेंट आते हैं वो कोई भी क्रिएटर होता है उसको मोटिवेट करते हैं। कोई भी क्रिएटर, मैं नहीं, कोई भी क्रिएटर है तो आप उसको लाइक करते हैं और उसका कमेंट करते हैं, अच्छे कमेंट करते हैं, तो वो क्या होते हैं? मोटिवेट होते हैं और ज्यादा। देखो वैसे तो कहानियां नहीं सुनानी चाहिए ज्यादा। अगर किसी के घर खाना खाने जाते हो, चाहे स्वाद बने या नहीं बने, ये बोलो बड़ा स्वाद खाना है, क्योंकि अगली बार आओगे तब और स्वाद मिलेगा, उससे इंप्रूवमेंट मिलेगा, क्योंकि आपने प्रशंसा की है। आप बोल दोगे इसमें तो नमक कम है, मिर्च कम है, अगला बोलेगा यार एक तो इसको खाना खिला रहे ऊपर से नखरे कर रहा है ये, है ना। तो समझ गए आप। तो ठीक ठाक लगे तो भी अगले का लाइक कर देना चाहिए। मेरे वाला करो ना करो वो तो बाद की बात है, बट कर देना चाहिए। हाँ बेकार लगे, गलत इंफॉर्मेशन है या अफवाहों में भटका रहे हैं, तब अपने को ये डिसलाइक जैसे, या अदरवाइज जिस चीज से अपने को कोई मतलब ही नहीं है उसको इग्नोर करो ना। क्यों डिसलाइक और क्यों आप उस पर कमेंट या अपनी ऊर्जा, कई बार तो यूट्यूब पे कमेंट पे लोग लड़ पड़ते हैं आपस में ना, ऐसा नहीं करना होता। तो यहाँ है साइटोक्रोम, फेरेडोक्सिन और हीमोग्लोबिन का मुख्य अवयव है। साइटोक्रोम, फेरेडोक्सिन और हीमोग्लोबिन का मुख्य अवयव है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए ऑप्शन है फास्फोरस, बी ऑप्शन है पोटास, सी ऑप्शन है आयरन, डी ऑप्शन है मोलिब्डेनम। तो देखो साइटोक्रोम, फेरेडोक्सिन और हीमोग्लोबिन का जो मुख्य अवयव होता है वो आयरन होता है। राइट आंसर क्या है यहां पे? सी ऑप्शन राइट है। इंपॉर्टेंट है ये भी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हो सकता है मोस्ट ऑफ स्टूडेंट को ये क्वेश्चन आता ही हो। ब्रेसिका जाति यानी सरसों की पत्तियों का प्याले नुमा किसकी कमी से हो जाता है? जो ब्रेसिका जाति है उसकी जो पत्तियां होती है ना ऐसे घूम सी जाती है। अब मैं डायग्राम तो नहीं बना सकता, इमेज मैंने आज ली नहीं है। जब मैं 10-15 क्वेश्चन करवाता हूं तब तो उसकी जड़ तक जाता हूं तो बताता हूं। पत्तियां ऐसे पीली भी हो जाती है और घूम के ऐसे प्याले नुमा हो जाती है। कौन से पोषक तत्वों की कमी से होता है? ए ऑप्शन है मैग्नीज, बी ऑप्शन है जिंक, सी ऑप्शन है सल्फर, डी ऑप्शन सिलिका करना, सिलिका कर लो ना, ये ऑप्शन राइट है। यहां पे 4 ऑप्शन है। तो ब्रेसिका जाति यानी क्रूसीफेरी कुल की जो पत्तियां होती है ऊपर वाली, वो पीली पड़ के ऐसे प्याले नुमा हो जाती है, सल्फर की कमी से होती है। कौन सा ऑप्शन राइट होगा यहां पे? स ऑप्शन राइट होगा, सल्फर। नेक्स्ट है 64 नंबर क्वेश्चन। 64 नंबर क्वेश्चन है नटखट या पुकरी हरिमाहिनता किसकी कमी से होती है? नटखट पुकरी हरिमाहिनता को अंतःशिरा हरिमाहिनता कहते हैं, इंटरवेनल क्लोरोसिस। अब तो दोस्तों बता ही दीजिए। पत्तियां होती है ज्यादातर पुरानी पत्तियों की, सिराएं तो गहरे हरे रंग की रहती है, जो बीच वाला भाग होता है वो पीला पड़ जाता है। इसको अंतःशिरा हरिमाहिनता या नटखट हरिमाहिनता या पुकरी क्लोरोसिस बोलते हैं। यह मैग्नीशियम की कमी से होता है। सीधा आपको अंतःशिरा हरिमाहिनता, नटखट हरिमाहिनता, पुकरी हरिमाहिनता पूछ ले तो मैग्नीशियम की कमी से।
पुरानी पत्तियों पर, निचली पत्तियों पर पूछ ले तो भी मैग्नीशियम की कमी से। बट सिर्फ स्पेशली ऐसा दे दे कि नई पत्तियों पर अंतःशिरा हरी माइनता, तब मैग्नीज की कमी से होती है। सीधा पत्तियां नहीं बताए आपको तब तो मैग्नीशियम ही करना है, निचली पत्तियां पूछ ले तब भी मैग्नीशियम, पुरानी पत्तियां पूछ ले तब भी। लेकिन आपसे पूछ ले नई पत्तियों पर अंतःशिरा हरी माइनता, वो मैग्नीज की कमी से होती है। ठीक है, ये विशेष अंतर आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। वैसे देखो हरी माइनता जो होती है ना, अभी एक क्वेश्चन डाला था मैंने, वो क्वेश्चन आएगा तब बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का आवश्यक अवयव है। 2 बार आ गया क्वेश्चन, अब आंसर नहीं दिया तो फिर कभी नहीं दे सकते। आवश्यक घटक कौन सा है? फास्फोरस है ना, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, फास्फेट ही आवश्यक। आयरन के अवशोषण को कौन बढ़ाता है जी? आयरन का जो अवशोषण है उसको कौन इंक्रीज करता है, कौन बढ़ाता है? ए ऑप्शन है कॉपर, बी ऑप्शन है जिंक, सी ऑप्शन है नाइट्रोजन और डी ऑप्शन है कार्बन। तो जो आयरन का अवशोषण होता है उसको जो बढ़ाने का काम करता है वो आयरन का अवशोषण जो करेगा वो कॉपर करेगा ना। यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा वो ए ऑप्शन राइट होगा, यानी कॉपर होता है वो आयरन के अवशोषण को बढ़ाता है। नेक्स्ट है 67 नंबर। पौधे में विटामिन ए केरोटीन के निर्माण में वृद्धि करता है। विटामिन ए बोले तो केरोटीन, रेटिनोल भी बोल देते हैं। वास्तव में तो केरोटीन होता है, ये विटामिन ए का पूर्वगामी होता है। ये आगे चल के क्या बनाएगा? विटामिन ए बनाएगा। और विटामिन ए को रेटिनोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं आप? रेटिनोल बोलते हैं। ठीक है, तो केरोटीन भी विटामिन ए की तरह ही काम करता है, इसलिए आप केरोटीन को भी विटामिन ए बोल सकते हैं। तो इसके वृद्धि कौन करता है? इसके निर्माण की वृद्धि या इसके संश्लेषण को कौन बढ़ाता है? ए ऑप्शन है कॉपर, बी ऑप्शन है जिंक, सी ऑप्शन है नाइट्रोजन, डी ऑप्शन है कार्बन। तो कॉपर है वो विटामिन ए का निर्माण करता है, तो यहां पर राइट आंसर कौन सा होगा? आपका ए ऑप्शन राइट होगा, यानी कॉपर है वो केरोटीन का निर्माण करता है। नेक्स्ट है फसलों में गुणवत्ता में वृद्धि करता है। क्वालिटी कौन बढ़ाता है? ए ऑप्शन सल्फर, बी ऑप्शन आयरन, सी ऑप्शन पोटास, डी ऑप्शन सोडियम। गुणवत्ता बोले तो पोटास, गुणवत्ता बोले तो किसका नाम आएगा? पोटास का नाम आएगा। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट है 69 नंबर क्वेश्चन। किसी भी तरह की गुणवत्ता, ओज बढ़ाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, कुकिंग क्वालिटी को बढ़ाता है, वातावरण की प्रतिकूल दशाओं के प्रति सहनशीलता सिखाता है, समस्याग्रस्त मृदाएं, अम्लीय लवणीय सारी उनके प्रति सहनशीलता बताता है। तो कुल मिला के जो गुणवत्ता विकसित करता है वो पोटासी करता है। नेक्स्ट है जीव द्रव्य का मुख्य अवयव होता है। पहले आ गया क्वेश्चन, नाइट्रोजन होता है। जीव द्रव्य का मुख्य अवयव कौन होता है? नाइट्रोजन होता है। ये जो क्वेश्चन है ये बड़ा शानदार सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन में टाइम लेंगे इसमें। कोशिका झिल्ली की पारगम्यता को बढ़ाता है। ए ऑप्शन है सोडियम, बी ऑप्शन है बोरॉन, सी ऑप्शन है जिंक और डी ऑप्शन है मैग्नीज। कोशिका भित्ति का निर्माण करता है कैल्शियम। कोशिका भित्ति को कमजोर करता है नाइट्रोजन। कोशिका में कौन आएगा कौन जाएगा इसकी पारगम्यता को नियंत्रित करता है बोरॉन। कोशिका झिल्ली है ना, कोशिका झिल्ली की पारगम्यता को नियंत्रित करता है बोरॉन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर तो है आपका बोरॉन। एक क्वेश्चन आता है फलों का फटना। फलों का फटना कौन से पोषक तत्वों की कमी से या किन कारणों से होता है? एक होता है फ्रूट स्प्लिटिंग और एक होता है फ्रूट क्रैकिंग। दोनों का मतलब हिंदी में फटना ही होता है। कोशिका भित्ति कमजोर होगी तो फल फटेगा। कोशिका भित्ति कमजोर होगी तो फल फटेगा। कैल्शियम की कमी है। नाइट्रोजन की अधिकता कोशिका भित्ति को कमजोर करती है, तो नाइट्रोजन की अधिकता से भी फल है वो फटेगा। बट इनसे भी ज्यादा जो प्रभाव पड़ता है, कोशिका भित्ति अगर सिकुड़ती है, कोशिका भित्ति सिकुड़ती है। सिकुड़ती कब है? जब उसमें पानी कभी कम हो गया कभी ज्यादा हो गया। पहले ज्यादा था फिर बहुत कम हो गया, तब वो सिकुड़ेगी। तो पहली बात तो जो फल फटता है वो जल के असंतुलन या सिंचाई के असंतुलन या फिर नमी के असंतुलन। तो मैं लिख दूं नमी का असंतुलन। नमी के असंतुलन की वजह से। दूसरा, इस नमी को अंदर घुसने कौन देगा? अलाउ कौन करता है? बोरॉन अलाउ करता है। इसलिए आप हमेशा ही पढ़ते हैं बोरॉन की कमी से नमी कम हो जाएगी क्योंकि पारगम्यता घट जाएगी। इसलिए कोई सा भी फल है उसके फटने की जो समस्या है आप नमी के असंतुलन और बोरॉन की कमी से पढ़ते हैं। बट उसके साथ साथ कैल्शियम की कमी और नाइट्रोजन की अधिकता भी रोल प्ले कर सकती है।
कैल्शियम की कमी और नाइट्रोजन की अधिकता भी रोल प्ले कर सकती हैं। राजस्थान डब्ल्यूओ के पेपर में आया था, उसमें स्टेटमेंट टाइप का दिया हुआ था, लोगों ने ये तो सही कर दिया नमी का असंतुलन और बोरोन की कमी, उसमें यह भी दिया हुआ था कैल्शियम की कमी और नाइट्रोजन की अधिकता, वहां उपरोक्त सभी वाला राइट हुआ था। लोग पहला ही टिक करके आगे, नमी की कमी व बोरोन, नमी का असंतुलन और बोरोन की कमी पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन क्या था? कैल्शियम की कमी। तीसरा ऑप्शन क्या था? नाइट्रोजन की अधिकता। और चौथा ऑप्शन क्या था? उपरोक्त सभी। कुछ इस तरह का क्वेश्चन था, लोग ये करके आ गए। भाई ऐसा भी ध्यान रखना है, लॉजिकली चलना है अपने को, ठीक है। नमी का असंतुलन और बोरोन की कमी तो मुख्य कारण है, बट नाइट्रोजन की अधिकता और कैल्शियम की कमी भी कारण बन सकता है, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट है अपने क्रूसीफेरी व एलियेसी कुल की फसलों में गंध किसके कारण आती है? ए ऑप्शन है कॉपर, बी ऑप्शन है कोबाल्ट, सी ऑप्शन है जिंक और डी ऑप्शन है सल्फर। जैसे प्याज में आप खुशबू पढ़ते हो एलाइल प्रोपाइल डाई सल्फाइड, मूली यानी क्रूसीफेरी कुल का आइसोथायोसाइनाइड के कारण चरचरापन होता है। लहसुन में जो गंध आती है वो एलाइल डाई सल्फाइड के कारण आती है, कुछ इस तरह से पढ़ते हो, ये सल्फाइड सब में आ रहा है, सल्फाइड बोले तो सल्फर। जितनी भी क्रूसीफेरी कुल की फसलें हैं, चाहे सरसों है, चाहे तारा मीरा है, चाहे राई है, भूरी सरसों, काली सरसों, गोभी वर्गीय सब्जियां हैं, फूल गोभी, पत्ता गोभी, गांठ गोभी है ना, ब्रोकली, ब्रूसलस स्प्राउट, उसके अलावा मूली, सलजम, ये तो है क्रूसीफेरी की। एलियेसी का दूसरा नाम एमारिलिडियेसी, इससे है प्याज, लहसुन, लीक, सैलूड, इनके अंदर भी गंध आती है। प्याज तो पता ही है, लहसुन तो दो कॉमन है, लीक सैलूड तो चलो छोड़ दो, आपको नहीं पता होगा। तो इनमें जो गंध आती है वो सल्फर युक्त पदार्थ के कारण आती है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? सल्फर होगा। नेक्स्ट है चारे की फसलों के लिए महत्वपूर्ण है। चारा जितना हरा हरा होगा उतना ही पशुओं के लिए लजीज होगा। ये हरापन इनमें से सबसे ज्यादा कौन बढ़ाता है? ये मैग्नीशियम बढ़ाता है। क्यों बढ़ाता है अभी बताऊंगा मैं आपको। इस क्वेश्चन का आंसर ध्यान रखो, चारे की फसलों के लिए महत्वपूर्ण है तो कौन सा है? मैग्नीशियम है। नेक्स्ट है पौधों में प्रतिकूल परिस्थितियों को सहन करने की क्षमता उत्पन्न करता है। पीछे 2 बार बता चुका हूं, पोटास करता है, हालांकि क्वेश्चन नहीं रिपीट हुआ है, दूसरे क्वेश्चन में ही बता देते हैं अपने ना। तो पोटास की वजह से पौधों में की ऑफ लाइफ, जीवन की चाबी किसे कहते हैं, यह भी पीछे बता चुका हूं, फास्फोरस को। पर्णहरित का मुख्य भाग होता है, यह क्वेश्चन आ गया, इसको जरूर एक्सप्लेन करेंगे, छोड़ेंगे नहीं भैया ना। तो पर्णहरित का मुख्य भाग होता है, ऑप्शन है मैग्नीज, मैग्नीशियम, जिंक और आयरन। पीछे मैंने बताया था पर्णहरित निर्माण में सहायक आयरन, मैग्नीज और सल्फर सहायक है, ये अवयव नहीं है। अवयव कौन कौन से है देखो, कार्बन कितने? 55, हाइड्रोजन कितने? 72, और ऑक्सीजन कितने? 5, नाइट्रोजन कितने? 4 और मैग्नीशियम 1। ये क्लोरोफिल पर्णहरित का सूत्र है। किसका फॉर्मूला? ये पर्णहरित का फॉर्मूला है। इसमें जो है वो पर्णहरित के अवयव है, और इस निर्माण में जो सहायक है वो सहायक है। सहायक तो ये तीनों है, और निर्माण जो पर्णहरित है उसके अवयव कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तो संरचनात्मक तत्व है, हर संरचना में होंगे ये, बट बाकी जो बचे उनमें कौन से? नाइट्रोजन और मैग्नीशियम। या नाइट्रोजन ऑप्शन में नहीं था तो कौन सा ऑप्शन में था? मैग्नीशियम। राइट आंसर कौन सा होगा यहां पे? मैग्नीशियम राइट होगा दोस्तों, ठीक है, यहां मैग्नीशियम राइट होगा। अब देखिए, अगर मैग्नीशियम की कमी है तो भी पर्णहरित कम बनेंगे, नाइट्रोजन की कमी है तो भी हरी माइनता क्लोरोसिस होगी, मैग्नीशियम की कमी है तो भी क्लोरोसिस होगी, मैग्नीज की कमी से भी क्लोरोसिस होगी, आयरन की कमी से भी क्लोरोसिस होगी, और सल्फर की कमी से भी क्लोरोसिस होगी। इन पांचों की वजह से ही क्लोरोसिस होगी। कैसे पहचानोगे? नाइट्रोजन की कमी से जो निचली पत्तियां होती है उन पर क्लोरोसिस स्टार्ट होती है, उन पर क्लोरोसिस स्टार्ट होती है, वी शेप में स्टार्ट होती है इस तरह से, फिर ये पूरे पत्ती को वो पीली कर देती है। अगर कमी बढ़ती जाती है पत्ती गिर जाती है। वी शेप क्लोरोसिस किसकी कमी का लक्षण है? नाइट्रोजन की कमी का लक्षण है शुरुआती में, बाद में तो पूरे पौधे में भी हो सकती है। दूसरा जो है यहां पे मैं बात करूं मैग्नीशियम, मैग्नीशियम की कमी से क्या होगा? पुरानी पत्तियों पर सिराएं तो गहरे हरे रंग की रहेगी और बीच बीच में से वो पीला पड़ जाएगा, जिसको अपने अंतः सिरा हरिमाहिनता कहते हैं। इसे अपने क्या कहते हैं? अंतः सिरा हरिमाहिनता कहते हैं, ठीक है। अंतः सिरा हरिमाहिनता या पुक्री क्लोरोसिस है, वो किसकी कमी से होता है? मैग्नीशियम की कमी से होता है।
किसकी कमी से होता है? मैग्नीशियम की कमी से होता है, पुरानी पत्तियों में होता है। और ये जो मैग्नीशियम की कमी से अंतःशिरा हारीमाइनता होती है, ये क्रूसीफेरी कुल में देखने को मिलती है, सेब में देखने को मिलती है और सोलेनेसी कुल की फसलों में देखने को मिलती है। मैग्नीशियम की कमी से अंतःशिरा हारीमाइनता या पुक्री क्लोरोसिस या इंटरवेनाइल क्लोरोसिस सोलेनेसी कुल की फसलों में, क्रूसीफेरी की कुल की फसलों में और सेब में देखने को मिलती है। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अपने बात करें मैग्नीज। ऊपर की जो पत्तियां होती है, नई पत्तियां होती है, उनमें अंतःशिरा हारीमाइनता मैग्नीज की कमी से देखने को मिलती है, बहुत कम पौधों में देखने को मिलती है। आयरन की कमी से क्या होता है? जो ऊपर की पत्तियां होती है उनमें हारीमाइनता होती है। मैग्नीज की कमी से तो अंतःशिरा हारीमाइनता होती है और आयरन की कमी से ऊपरी पत्तियों में हारीमाइनता तो होती है, लेकिन सफेद रंग लिए होती है, श्वेत हारीमाइनता होती है। मूंगफली इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है। मूंगफली में जो हारीमाइनता होती है वो आयरन की कमी से होती है। ऊपर की पत्तियां श्वेत रंग लिए हुए पीली दिखती है, तो उसको श्वेत हारीमाइनता या व्हाइट क्लोरोसिस बोलते हैं। ये आयरन की कमी से होता है, याद रखिएगा। ये सल्फर की कमी से धब्बेदार हारीमाइनता देखने को मिलती है और नई पत्तियों में देखने को मिलती है, स्पेकल्ड टाइप की देखने को मिलती है। ठीक है, धब्बेदार हारीमाइनता देखने को मिलती है। तो अब आपसे कभी भी क्लोरोफिल का अवयव पूछ ले तो नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, बाकी CHO कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तो पूरे पौधे का 96% भाग बनाते हैं। ये तो संरचनात्मक तत्व है ही। ठीक है, सहायक कौन से होते हैं? आयरन, मैग्नीज, सल्फर। अवयव कौन से हैं? नाइट्रोजन, मैग्नीशियम। इनकी कमी से क्या होगा? हारीमाइनता तो होगी। तो 75 क्वेश्चन अब तक हम डिस्कस कर चुके हैं। अब देखो टोटल हमें कितने क्वेश्चन डिस्कस करने हैं? 230। कल ये इसके जो बाकी क्वेश्चन है अगले जितने 75, 100 जितने भी होंगे, 3 लेक्चर में ये सारे मैं क्वेश्चन पूरे कर दूंगा और कोई सा भी एक क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। अगर कोई क्वेश्चन बचेगा तो इस तरह के क्वेश्चन बचेंगे जो डेटा से रिलेटेड है। डेटा से रिलेटेड जैसे सबसे ज्यादा प्रति हेक्टर पोषक तत्वों का उपयोग कौन से राज्य में होता है, ये डेटा वाले टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे, अभी डिस्कस नहीं करेंगे। क्यों डिस्कस डेटा वाले में? मैं आज डिस्कस कर दूं और आप उसको याद रख लो। कईयों का पेपर तो इस सेशन में होगा और कईयों का बाद में होगा, तो वो क्लियर नहीं कर पाएंगे कि कौन सा उनको, और यूट्यूब पे तो लेक्चर पड़े रहते हैं। डेटा में लिखा जाता है ये 2021 के लिए डेटा है, ये 2022 के लिए, इसलिए मैं डिस्कस नहीं कर रहा। कुछ ऐसे डेटा जैसे पिछले सुपरवाइजर में आया था, कौन सा पोषक तत्व है वो भारत में नहीं बनता। पोटास का पता नहीं, इस तरह का क्वेश्चन था, मुझे एक्यूरेट याद नहीं है। पोटास है, उसका कोई भी अपने भारत में कच्चा स्रोत है ही नहीं। पोटास पूरे का पूरा आयात किए जाने वाला पोषक तत्व है। चाहे म्यूरेट ऑफ पोटास है, चाहे सल्फेट ऑफ पोटास, पोटास युक्त उर्वरक सारे के सारे हम आयात करते हैं। फास्फोरस हम अच्छा खासा बना लेते हैं, लगभग भरपाई कर देते हैं, थोड़ा बहुत निर्यात भी करते हैं, थोड़ा बहुत आयात भी करते हैं, लेकिन फास्फोरस अपने इंडिया में खूब बन जाता है। थोड़ा निर्यात भी करते हैं, थोड़ा आयात। नाइट्रोजन भी इंडिया में बनता है, लेकिन इतना नहीं बनता कि भारत की मांग पूरी कर दे ये, इसलिए हमें कुछ आयात, बनता भारत में है नाइट्रोजन, फिर भी हमें कुछ आयात करना पड़ता है। फास्फोरस हम इतना बनाते हैं, कुछ निर्यात भी कर देते हैं और कुछ आयात भी कर लेते हैं। और जो पोटास है वो भारत में बिल्कुल नहीं बनता, सारे का सारा हमें आयात करना पड़ता है। पूर्णतः आयातिक जो तत्व उर्वरक है वो पोटासिक उर्वरक होते हैं। तो ये इस तरह के क्वेश्चन, ये चलो ये तो बताएं, इनमें तो चेंज नहीं होगा पोटास। इस तरह के डेटा के टाइप के क्वेश्चन को छोड़ के बाकी कोई क्वेश्चन आज की क्विज से बाहर नहीं जाएगा। और अगर कोई स्टूडेंट इस लास्ट आज के इस क्वेश्चन तक बना हुआ है तो जाहिर सी बात है वो इस क्विज का आनंद ले रहा था। अगर अभी तक बना हुआ है तो वो उसका आनंद ले रहा था। अगर वो उसका आनंद ले रहा था तो फीडबैक देना उसका फर्ज बनता है। ठीक है, तो आज के अपने इस क्विज में 75 to 30 क्वेश्चन जो है टोटल अपने 3 लेक्चर में 3 दिन लगातार अपने इनको क्या कर देंगे, कवर कर देंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट डे अपने सेम यही जो आगे बचे हुए क्वेश्चन है उनको अपलोड कर दिया जाएगा। बाकी बची बात लाइव क्लास की, बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं लाइव क्लास भी होनी चाहिए। ठीक है, लाइव क्लास जो इंफॉर्मेशन है वो आपको वैसे ही मिल जाती है। लाइव में अगर मैं जवाब नहीं दूं स्टूडेंट को तो स्टूडेंट सोचेंगे लाइव का मतलब क्या है, और उनको जवाब देने लग गया तो आपको पढ़ाऊंगा क्या, है ना। बातें बहुत होती है लाइव में, है ना, इधर उधर की बहुत ज्यादा मतलब बातचीत होती रहती है। हाँ जी फलाना सिंह जी, हाँ जी आगे जी, नमस्कार जी, हाँ जी गुड मॉर्निंग जी, हाँ जी ये जी वो जी। इनमें मजा नहीं आता जी पढ़ाने में मजा इनमें ही आता है।
है ना। अगर आप पसंद करते हो इसको तो अच्छी बात है, नहीं तो लाइव में ज़्यादा मुझे आनंद नहीं आता, क्योंकि मुझसे ये नहीं बोला जाता नाम लिया जी ये स्टूडेंट खुश हो गया जी, ये स्टूडेंट यहाँ से जी राम राम, ये राम राम, इतना नहीं होता। अपने मैटर टू मैटर चलें, टॉपिक टू टॉपिक चलें। पढ़ना तो यही होता है एक्चुअल में, है ना, पढ़ने का अंदाज तो यही होता है। बातों का क्या है, पूरे दिन बातें ही करते हैं अपने, है ना। चलो ठीक है, आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट अगले लेक्चर में जो बचा हुआ है वो पार्ट। थैंक यू।